आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? और आप देख रहे हैं आन रमज़ान और इस खूबसूरत भरे सिलसिले में मैं आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, क्योंकि आप इतना हमें पसंद कर रहे हैं, चाहे कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, बस्ती, देहात, गांव, छोटे बड़े शहरों में हर कहीं आप हमें बहुत पसंद कर रहे हैं। इसका बहुत शुक्रिया। और बस आपसे मैं यही बोलूँगी कि अपना ये मोहब्बत भरा इजहार हमारे साथ चांद रात तक रखिएगा। कुछ ही दिन हैं, पता भी नहीं चलेगा ये दिन कैसे गुजर जाएंगे, लेकिन हमें आपकी इस मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब आप अपना फीडबैक हमें देते हैं तो आप यकीन जानें कि हमारे अंदर एक ऐसी मोटिवेशन आ जाती है और हमें लगता है कि वाकई में हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो वो हम सही, जैसे कहते हैं ना, एक सही दिशा पे जा रहे हैं। तो आपका एक दफ़ा मैं फिर बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। और इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आते हैं रोज़ पाकिस्तान के उभरते हुए टैलेंटेड होम शेफ़, जो कि अपनी रेसिपीज़ शेयर करते हैं, अपनी जर्नी आप लोगों के सामने रखते हैं। और मुझे एक बहुत अच्छा फीडबैक ये भी मिल रहा है आप लोगों की तरफ से, पर्सनली जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा कि हम काम करना चाहते थे लेकिन हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी, हम डरते थे कि हम कैसे शुरू करें ये काम, लोग क्या कहेंगे, या जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, अगर फ़र्ज़ करें हम ना कर पाए तो लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। तो देखें, ये डर तो होता है हम सबको। हम जब भी कोई एक नया स्टेप उठाने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो हमें यही खौफ होता है कि अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। हम बस इसी चक्कर में रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आप ये क्यों सोचते हैं? देखें, फेल होना, अगर आप ये सोच लें कि हमें इससे एक एक्सपीरियंस हासिल होगा, जो हम गलतियां अगर करते भी हैं और हम फेल हो भी जाते हैं, जब हम उसको दोबारा अप्लाई करेंगे अपने किसी भी नेक्स्ट बिजनेस में, तो हमें पता होगा कि हमसे ये गलती हुई थी, हमने अब नहीं करनी, या हम इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहली तो बात यह है कि फेलियर का लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अगर आप ये सोचेंगे ना कि बस परफेक्शन ही परफेक्शन होनी चाहिए, तो ज़िंदगी इस चीज़ का नाम नहीं है। परफेक्शन सिर्फ एक हस्ती के लिए बस, और वो उसी के लिए। और हम में खूबसूरती यही है कि हम खुद को बेहतर से बेहतर बनाते चले जाते हैं। और यहाँ पे जो शेफ़ हमारे साथ आ रहे हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म देने का मकसद ही यही है कि वो लोगों को दिखाएं कि वो किस तरीके से ख़ुद को बेहतर से बेहतरीन बना रहे हैं, अपनी जर्नी शेयर करें, ताकि आपके अंदर जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आप में हिम्मत और हौसला आए और आप भी करें जो करना चाहते हैं। और एक और बात कहती चलूँगी, अगर आप लोगों को लगता है कि बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत पैसे लगेंगे, कारोबार कैसे स्टार्ट करें, और वो लोग जो कुकिंग करते हैं और उनको लगता है कि हम अपने इस शौक़ को बिज़नेस में, प्रॉफिट में तब्दील कर सकते हैं, तो भाई फूड पैंडा आपको होम शेफ़ का प्रोग्राम जो एक उन्होंने आपके लिए बनाया है, आप वहाँ पे जाएं, रजिस्टर करें और अपने इस शौक़ को प्रॉफिट में बदलें। और क्या आसानी मांगते हैं आप? अभी भी बता दें, वो घर आएंगे, खाना ले जाएंगे, आपके कस्टमर तक पहुँचाएंगे, सब कुछ वो करेंगे, आपको हर चीज़ समझाएंगे। तो इससे बड़ी आसानी और क्या चाहिए आपको? बहुत आसानी कर दी है फूड पैंडा ने आपके लिए। और अब मैं बढ़ती हूँ हमारे आज के ज़बरदस्त से फूड पैंडा होम शेफ़ की जानिब। कौन है? बुला लेती हूँ, उन्हीं से ही बात करेंगे। बातें मैंने बहुत सारी करनी है, और मैं वेलकम करती हूँ मरियम बाबर को। आ जाइए मरियम बाबर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं, लाल जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। सही खिली खिली लग रही हैं आप। और बताएं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? रमज़ान अच्छे गुजर रहे हैं आपके? बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा मरियम, मैं आपको बताती चलूँ व्यूअर्स बात, कि इन्होंने 8 साल की उम्र से कुकिंग शुरू कर दी थी, ऐसे ही है? जी, तो 8 साल की उम्र में क्या आपने चूल्हा जलाना भी शुरू कर दिया था? जी, असल में मेरी वालदा का एक्सीडेंट हो गया था, तो प्रॉब्लम ऐसी थी। अच्छा। तो मुझे बाहर के फूड्स और मेड के हाथ का ख़ास तौर पे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब आपको बाहर के खाने नहीं अच्छे लगते थे? हाँ, मतलब बाहर का पसंद नहीं था। फिर मेड आती थी घर पे कुकिंग करने, तो वो मुझे उनके हाथ का फूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि थोड़ा सा वो
पसीना आ रहा है या कुछ ऐसी क्लीन नहीं है, तो अच्छा। इस वजह से मैंने कुकिंग जो फिर है वो आपने अपनी फैसला लिया कि मैं खुद ही खाना पकाना हाँ, शुरू करती क्योंकि- हूँ, और आपने ये नहीं सोचा कि मेरी इतनी कम उम्र है, आपने कहा बस मैं किचन में जाऊंगी। अच्छा, आप क्या बड़ी हैं बहन भाइयों में? सबसे बड़ी है। और बाकी सब छोटे बहन बाकी भाई सब हैं, छोटे हैं। तो इसलिए भी फिर आपने सोचा कि इसलिए भी जिम्मेदारी थोड़ी मुझे सी ले लेनी हिम्मत चाहिए। करनी पड़ती है ना, बड़े बहन भाई को हाँ। सबसे ज्यादा हिम्मत करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपकी वालिदा का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी वजह से फिर आप किचन में गई, क्योंकि जी। पहले सारा खाना पकाना, जारी बात है किचन आपकी वालिदा ही संभालती होंगी। जी। तो फिर कितना टाइम लगा आपकी वालिदा को सेहतमंद होने में, और आप कब तक इस तरह किचन चलाती रही? 10 मंथ्स 10 मंथ्स लगे थे 10 उनको? मंथ्स बेड रेस्ट था। 10 मंथ्स बेड रेस्ट था उनका। जी। और आप उस दौरान मतलब समझे कि पूरे 10 महीने 10 महीने। आपने किचन संभाला, अपने बहन भाइयों को संभाला। जी। तो फिर आप जो कुकिंग करती थी किस तरह अपनी वालिदा से पूछती मतलब थी? किस तरह आटा वो आपको गूंद के guide देती करती थी थोड़ा सा, फिर वो मुझे गाइड करती थी ऐसे रोटी बनाओ, फिर उसको तवे पे डालो, क्योंकि ना वो किचन तक आ सकती नहीं, फिर मैं अंदर मसाले लेके जाती थी। वो अच्छा। मसाले मुझे प्लेट में सर्व करके देती थी सही। कि इसको डालना है, आपने ऐसे बुनाई करनी है, अच्छा। अब इसको ये स्टेप करना है, तो मतलब वो स्टेप्स मैं फॉलो करती रहती थी। सही। और फिर मम्मा को दिखाती रहती थी कि भाई अब ये काम कर लिया है, अब ये देखिए पतीली अभी इसके अंदर और मुझे क्या ऐड करना है। अल्लाह। तो ये बहुत टफ लाइफ थी, लेकिन ये है कि मैं उसने समझ मुझे सकती हूँ। बहुत एक्सपीरियंस दिया। कि मतलब इतनी सी कम उम्र में आपने किचन में आप गई, और जारी सी बात है वालिदा से पूछ पूछ के आप बनाती हैं, मतलब आपकी तो जर्नी यहीं से शुरू हो गई थी यहीं से शुरू हो किचन गई में थी, खाने को अगर देखा जाए। तो वैसे आज आप क्या बना रही हैं हमारी व्यूवर्स के साथ? आज क्या अपनी रेसिपी शेयर कर आज रही हैं हम आप? चिकन मखनी हांडी बना रहे हैं, जो हमारे रेस्टोरेंट की भी बहुत फेमस डिश है। अच्छा, चिकन मखनी। अच्छा, आपने बोला हमारे रेस्टोरेंट की। जी। तो अब मुझे याद आया कि भाई व्यूवर्स जानना चाहेंगे कौन सा रेस्टोरेंट कहाँ है भाई, तो नाम बता दें। हमारा रेस्टोरेंट है पास्तालिशियस फूड पांडा पे। पास्टालिशियस, पास्तालिशियस पास्ता के नाम से आपने जी, रखा है, जी। और ये फूड पैंडा पे है। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे पास्ता की वैरायटी होती है, ठीक है। सही। पास्ता है, हांडीज हैं, कबाब्स हैं। अच्छा। सबसे ज्यादा हमारे पास्ता फेमस है और हांडीज फेमस है हमारी। अच्छा, पास्ता ज्यादा फेमस है, पास्ता मतलब मोस्ट ज़्यादा सेलिंग famous प्रोडक्ट है आपका। और मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारा ये चिकन मखनी हांडी। हांडीज में सबसे फेमस ये है, अच्छा, जो आप बना भी रही हैं, जो आप बना भी रही हैं, जो अभी हम शेयर कर रही हैं हमारे अपने व्यूवर्स viewers के के साथ साथ share करेंगे अच्छा, तो इंशाल्लाह। फिर बता दें कि क्या प्रोसेस है इसका, किस तरीके से आप करेंगी इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हम टोमेटोज लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम था। हाँ, आप यूँ करें, कुकिंग हाँ। शुरू कर दें, कुकिंग भी करें साथ हाँ। साथ और बताती भी जाए हमारे व्यूवर्स ठीक को है। ना। तो हमने टोमेटो को ये हाफ कप पानी के साथ बॉईल कर लिया है। ठीक है। और ब्लेंड करके इसे हमने बिल्कुल उसको स्ट्रेन कर लेना है, मतलब अच्छा। इसके बीज और छिलके बिल्कुल अलग हो जाएं। ब्लेंड करने के बाद आपने ब्लेंड strain करने कर के बाद लिया हमने ये प्यूरी रेडी कर ली है, क्योंकि हमारे ठीक पास है। यहाँ टाइम की शॉर्टेज है। सही। अब हम इसके अंदर चिकन मैरिनेट करेंगे। अच्छा। ठीक है। और फिर बाकी हम अपनी रेसिपी हाँ, आप डालना शुरू कर दें इसमें, साथ साथ हम ये है कि मैं आपसे बातें भी करती जाऊंगी, ठीक। और जो जो आपने मसाले डालने हैं वो आप इसमें डालती जाएं, ठीक है। और साथ साथ मैं आपसे पूछती भी जाऊंगी ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चलता ठीक। जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप कुकिंग करें, मैं बातें करती रहूंगी, मेरी अच्छा। बातें नहीं रुकेंगी, अगर मेरे लिए रुक गई ना आप तो आपकी कुकिंग रह जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ठीक मेरी है। बातें खत्म होने वाली नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि जब आपने जैसे फूड पैंडा पे आपने अपने आप को रजिस्टर करने का फैसला लिया, तो ये आइडिया वैसे दिया किसने था आपको? ये आइडिया मेरे हस्बैंड का था बेसिकली। अच्छा। उन्हें लगा कि मुझे फूड पांडा पे इस तरह से बहुत इजी प्लेटफॉर्म है, उनको पता चला अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के थ्रू कि भाई ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सही। और हम बहुत इजीली यहाँ पर जो है ना कुकिंग अपनी शेयर कर सकते हैं, लोगों तक ऑर्डर्स पहुँचा सकते हैं और कमा भी सकते और हैं। कमा भी सकते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि हमें देखें ना कितनी अच्छी सर्विस दे रहा है फूड पांडा, कि मतलब वो ऑर्डर हमसे कलेक्ट भी कर रहे हैं, कस्टमर्स तक हमारे पहुंचा भी रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो हमें तो कुछ भी क्योंकि नहीं ये करना, भी सिर्फ बहुत हमें बड़ा काम है कि आप सिर्फ अपना हमें order कुकिंग तैयार करके करें। देनी है, ठीक है सिर्फ ना। उन्हें कुकिंग करनी है आपने, ये बिल्कुल। बहुत इजी है हमारे लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपके हस्बैंड ने आपको बताया कि इस तरह से फूड पैंडा पे वो लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं होम शेफ के नाम से, और जी। वहाँ पर रजिस्टर करते हैं और आप अपना बिजनेस शुरू करें, तो आपका क्या मतलब फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी, या कुछ भी एक होता है ना, फर्स्टली बंदा तो मैं सोचता है। जाहिर सी बात है बहुत परेशानी हुई थी कि मैं पता नहीं कैसे करेंगे, क्या होगा, हाँ। क्या रिस्पॉन्स आएगा, सही। और पसंद भी आएंगे लोगों को हमारे खाने या नहीं। हाँ। तो बस ये है कि उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं आप स्टार्ट तो करें। फिर अच्छा। हमारी रजिस्ट्रेशन हुई ऑनलाइन, फिर वहाँ से उन्होंने कॉल अच्छा, करके रजिस्ट्रेशन कराने का क्या तरीका है, अगर आप थोड़ा हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बहुत समझा दें। रजिस्ट्रेशन हमारी कि किस ऑनलाइन तरीके भी से होती कराते है। हैं। ठीक है, हम उनको सब फॉर्म वगैरह फिल करके वो करते हैं, और बाकी जो उनकी अच्छा। कस्टमर सपोर्ट सर्विस है वो हमें बहुत अच्छे से गाइड करती है। अच्छा। वो बहुत हेल्पफुल है। सही। वो पूरा हमें गाइड करते हैं कि हमने इस स्टेप पे ऐसे अपने ऑर्डर्स के लिए क्या करना है, हमें कैसे अच्छा। अपने ऑर्डर्स के लिए
मेन्यू डिसाइड करना है, वो सब हेल्प हमें फूड पांडा करता है। मतलब फुल गाइड करते हैं Full आपको, guide करते हैं ताकि हमें। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो वो मतलब चले अच्छे तरीके चले, से, बहुत अच्छे और से। फर्स्ट टाइम Infact- कोई अगर कोई मसले आते हैं तो वो फिर भी आपको गाइड करते फिर हैं भी किस हमें तरह आप गाइड improve करते हैं कर बहुत सकते अच्छे से, और हमारी बहुत हेल्प करते हैं। सही। अगर हमें कुछ भी नहीं आपको है, टिश्यू चाहिए? जी बिल्कुल, अच्छा चलो ये रहा। हाथ साफ अच्छा करना। अगर हमें किसी भी किस्म की नीड है, कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे पैकिंग करें, सही। कैसे उसको आगे मतलब हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करें, पैकिंग कैसी करनी है, उसको तो वो डिश भी आउट सारा कैसे फिर करना है, आपको समझाते मतलब हैं। हमें तो ऐसा हाउस कुकिंग करने की आदत होती है। बिल्कुल। हमें पता नहीं होता हमें कस्टमर को उसे कैसे डिलीवर लेकिन करना अभी आप है, एक तरह से कैसे- प्रोफेशनल वे में आ रहे हैं ना, हाँ, मतलब तो आपको उसके देखिए लिए बहुत order अच्छा आया, गाइड करता है हमें हाँ, फूड पांडा और जो है। आपने अपना खाना देना, डिलीवर करना है, कैसे पैक करना है, कैसे सब कुछ करना है, ठीक ये है। सब हमें गाइड जो है ये फूड पांडा करते हैं। बेहतरीन डेली बेसिस पे वो हमें कॉल करते हैं, गाइड करते हैं, आज अच्छा। आपने ये करना है, इसको ऐसे करना है। सही। तो ये है कि उनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है। देखिए Team ये तो supportive बहुत है। अच्छी बात है व्यूवर्स, जिस तरह के मरियम बता रही हैं कि बहुत आसान है खुद को रजिस्टर करवाना भी, और Register करवाना, इसके साथ team ही वो बहुत आपको supportive है ना गाइड हमारी। भी करते रहते हैं। फर्ज करें आपको कोई भी मसला बिजनेस कहते हैं ना अप्स एंड डाउन तो आते रहते and हैं, downs आते रहते लेकिन हैं। आपको लगता है कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ या कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ जो मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो आप वो आपने बताया ना गाइड भी करते हैं आपको प्रॉपर, गाइड आप भी उनसे करते हैं पूछें किस प्रॉपर, तरीके से हमारे आप अच्छा क्वेश्चंस कर का भी सकते हैं। आंसर करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसका भी सोल्यूशन निकालते हैं, मतलब अच्छा तो ये है कि हर तरह से वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। बेहतरीन। अच्छा मरियम जी, मैं चाह रही हूँ कि एक दफ़ा आप हमारे व्यूवर्स को ये बता दें कि आपने इसमें चिकन को क्या क्या डाल के मैरिनेट किया है। चिकन में हम सबसे पहले लेमन जूस ऐड करेंगे, इसके अंदर फिर हम दही ऐड करेंगे, सही। ठीक है, फिर नमक, लाल मिर्चें, काली मिर्चें, सही। काला जीरा पिसा हुआ, गार्लिक पाउडर, काला जीरा पिसा हुआ। काला जीरा पिसा हुआ। अच्छा, मतलब जीरा भी दो तरह के होते हैं ना, हाँ, एक शाह एक- जीरा एक होता है, white वाला होता है और एक black होता है। एक ब्लैक होता है, तो आपने इसको शाह जीरा भी बोलते हैं ना, जी, जो जी। काला जीरा होता है। इसकी मेन इंग्रेडिएंट जो है ना ये काला जीरा है इसका। हाँ, वैसे मैंने भी नोट किया उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता उसका है। टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होता है, और इसके अंदर हमने गरम मसाला पाउडर यूज़ किया है, सही। ठीक है, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, हल्दी, ठीक है, बस इसके साथ हम इसे मैरिनेट करेंगे और 30 मिनट्स का रेस्ट देंगे। ठीक है। अच्छा, आप कह रही थी एक और चीज़ भी आपने दही और क्रीम भी इसके आपने डाली अंदर है ना? हमने एक डालडा कुकिंग ऑयल भी ऐड किया है, डालडा कुकिंग ऑयल भी डालडा add कुकिंग किया है। ऑयल भी 2 स्पून हमने ऐड किया है, उसके साथ दही और ये सारे मसाले, ठीक है, ठीक है, ये हो गई हमारी मैरिनेशन कंप्लीट। अच्छा, और इसको मैरिनेट करके कितनी देर के लिए छोड़ना है? इसे हमें 30 मिनट्स का मिनिमम रेस्ट देना है। अगर आप इससे ज़्यादा दे सकते हैं 1 और 2 और, तो वो आप पे डिपेंड है, ठीक है, आपसे मैरिनेट करके रेफ्रिजरेट कर दें 1 से 2 ठीक है, और, ठीक फिर है। उसके देन आप कुक कर लें। अच्छा, मुझे बताएं, जब आप को ऑर्डर आता है तो आप फिर किस तरीके से करती हो कि जिस इसको तरह आप कह हम- रही हैं इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रखना जी। भी है, तो फिर आप किस तरह ऑर्डर हम इसे डेली बेसिस पे मैरिनेट करते हैं और सही। मैरिनेट करके रेफ्रिजरेट करते हैं। अच्छा। जैसे ही हमारा ऑर्डर आता है प्यूरी हमारी रेडी होती है, तो अच्छा। फिर हम इसको 10 मिनट्स में कुक करके कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। 10 मिनट्स में कुक 10 करके मिनट्स में पैक cook वगैरह करके। और आपके इस काम में हेल्प कौन करता है? मेरी बेटियां हैं दोनों माशाल्लाह, अगर मेरे अच्छा। ऑर्डर्स एक के बाद एक माशाल्लाह आ जाते हैं तो फिर मेरी बेटियां मुझे बहुत हेल्प करती हैं, और अगर उससे भी ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए, मतलब अभी 2 हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हाँ, हाँ। एक मैं आगे प्रिपेयर करती हूँ, बेटियां करती हैं, साथ साथ मैं स्पाइसेस डालती रहती हूँ, अच्छा। थोड़ी सी वो कुकिंग करती हैं, मेरी हेल्प करती हैं, और अगर और नीड है हाँ। तो फिर पैकेजिंग मेरे हस्बैंड करते हैं। अच्छा, मतलब हाँ। हस्बैंड की भी फुल सपोर्ट है इसमें। हाँ, सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो उन्हीं की है ना, अच्छा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो हस्बैंड की है, आइडिया अच्छा। उनका, तो ठीक है ना, सारी पार्टिसिपेट उनकी, ग्रोसरी उनकी, ये सब आइटम। और फिर अच्छा, चलो अब आप कुकिंग भी साथ साथ शुरू करें, चलो, बातें ठीक है। तो होती रहेंगी कि अब आप क्या करेंगी कढ़ाई में। अब इसके अंदर हम डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे, मैं इसमें डालडा कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। ठीक है, बेहतरीन। और जब बात होती है अच्छी रेसिपी की तो साथ ही साथ फिर सेहत का भी अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। और जब सेहत की बात होती है तो क्या होता है? कुकिंग ऑयल, कुकिंग क्योंकि ऑयल। उसी से ही खाना बनता है और उससे हमारा, टेस्ट भी इनहेंस और होता है। टेस्ट भी इनहेंस होता है। तो भाई ऑयल के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मतलब सेहत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो आप यूज़ करें डालडा कुकिंग ऑयल, उसमें खाने बनाएं और हमेशा आपको एक जैसे ही जायका मिलेगा। वो डालडा क्या कहता है, जहाँ मामता वहाँ डालडा। बेहतरीन। अब आप डालें इसमें चिकन, आप डाल रही इसके हैं अब। अंदर हम चिकन ऐड करेंगे, ठीक है, और इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। 2 to 3 मिनट कुक करेंगे, ठीक है। ठीक है। और ये बाकी जिस तरह क्रीम है, प्यूरी है, ये बाद में ऐड ये होगी स्टेप इसमें। बाय स्टेप इसमें ऐड होगी, देन हम इसको भून लेंगे एक हाथ, ठीक है। 2 to 3 मिनट्स, फिर उसके बाद हम इस प्यूरी ऐड करेंगे हमारी। सही। प्यूरी में हम चिकन को गला लेंगे, उसके बाद हमारा क्रीम ऐड होगा, वो एंड में ऐड होगा एंड में क्रीम। जब चिकन गल जाएगी, बिल्कुल रेडी हो जाएगी, तो सही। हमारा क्रीम ऐड होगा, ठीक है। और लास्ट में हम इस पे बटर डाल के डिश आउट करेंगे। अच्छा, बटर डाल के फिर डिश आउट Dish कर out देंगे। करेंगे, बस। और ये आपकी जरा बता दें कौन सी डिश तैयार हो गई? चिकन मखनी हांडी, ये हमारी
हमारी चिकन रेडी होगी मखनी और इंशाल्लाह हांडी। बहुत टेस्टफुल होगी। आप इंशाल्लाह। सबने जरूर ट्राई करना है, बहुत और जबरदस्त बल्कि आप बनेगी। ऑर्डर दें, फूड पैंडा पे जाएं हाँ, और एक order। दफा फिर नाम बता दें जरा व्यूवर्स को अपने पास्ता लिशियस। पास्ता लिशियस पे जाएं और चिकन मखनी का ऑर्डर चिकन करें और मखनी इनके हांडी। पास्ता भी बहुत मज़े के होते हैं। आप जाएं, ऑर्डर दें और बल्कि अच्छा है कि देखें, सपोर्ट करें जो ये होम शेफ्स हैं, इनको आप सपोर्ट करें क्योंकि इन्हीं के ही काम से इनका किचन और इनका घर चल रहा होता है, तो आप लाजमी इनको सपोर्ट करें। और इसके साथ ही अब टाइम होता है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे अपने डॉक्टर साहब से जिनसे मुझे तो सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है और आपको भी ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ ही रहें, अपना साथ हमारे साथ रखें। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहें आन रमज़ान। वेलकम बैक और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह रहमत का अशरा अपने इख्तिताम पर है और इस अशरे में मुझे यकीन है कि आपने भी और सच कहें तो हमने भी बहुत कोशिश की कि जितना हो सके रहमतों को अपनी झोलियों में भर लें। और ख़ासकर वो लोग जिन्होंने वाकई में घर में एक सही तरह से इबादतें की हैं और रब को राज़ी करने की कोशिश की है, तो यकीन से मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने अपनी झोलियों को रब की रहमतों से भर लिया है। झोलियाँ ही क्या कि उन्होंने अपने घर को भी रब की रहमतों से भर लिया है। और कल से मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो जाएगा और एक क्या कहते हैं कि एक नया अशरा जब शुरू होगा तो उसमें एक नई कैफ़ियत होती हैं और हर कोई अपने तरीके से उस अशरे को भी और अल्लाह की रज़ा को भी उनको राज़ी करने की कोशिश करता रहता है। और इसी से मैं बात करना चाहूँगी नमाज की कि रमज़ान में हमारी कोशिश होती है कि हम पूरी नमाज़ें पढ़ें। और एक बात ये भी बताना चाहूँगी कि आजकल की जो डॉक्टर्स भी हैं वो भी बोलते हैं कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, क्योंकि आप सोचें जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी एक तरह से एक्सरसाइज भी हो रही होती है। और डॉक्टर तो ये भी बोलते हैं कि ये आपको एज आ मेंटली, फिज़िकली और साइकोलॉजिकल भी आपको ये फ़िट और हेल्दी रखते हैं। तो खैर मैं इससे ज़्यादा जो गुफ्तगू है वो डॉक्टर से ही करूँगी क्योंकि डॉक्टर ऐसा बोलते हैं और वाकई में ये कई हद तक सच भी है, क्योंकि रूहानी सुकून तो हमें मिलता ही है, इस चीज़ को तो हम जानते हैं, लेकिन बाकी जो बातें हैं ये डॉक्टर ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो मैं वेलकम कर लेती हूँ जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर वजाहत को कि प्लीज़ आइए और आज हमें इस ख़ास टॉपिक पे ज़रा बताइए और हमारी रहनुमाई फरमाइए। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी जनाब, बिल्कुल ठीक है और खुशी भी है, थोड़ा सा गम भी है कि पहला अशरा जो है वो बातों बातों में निकल गया। और देख कितनी जल्दी निकल गया, पता भी बिल्कुल। नहीं चला। बस कोशिश है कि जो 10 दिन में हमने थोड़ा बहुत सीखा है, ख़ास तौर पे इबादत का जो सिलसिला है बिल्कुल। वो हम आगे कंटिन्यू करें। और इसीलिए आज का जो टॉपिक नमाज का रखा उसमें मैं ये डायमेंशन पे बात करना चाहता हूँ हमारा हमेशा से कि हम हर चीज़ जो है वो इबादत के तौर पे करते हैं जो रमज़ान में हो रही होती है, बिल्कुल ऐसा ही लेकिन है। एक पेशेंट के लिए बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो इबादत में अगर वो अपने आप को मशगूल कर ले सही। तो उसकी बीमारियां जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। अच्छा। जिसमें नमाज जो है, हाँ हमारा नमाज जो है वो सबसे बेसिक चीज़ है। अगर आप नमाज पढ़ना शुरू करें जी। तो आपका जिस्म, आपका नफ्सियात, आपकी रूहानियत, ये तमाम चीज़ों का एंटीडोट बिल्कुल है वजाहत, जब आपने कहा ना कि आज मैंने नमाज पे इस टॉपिक पे बात करनी है, हाँ, हाँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा हम ये तो जानते हैं कि ये हमारी रूह को सुकून देता है, हमारी रूहानियत के लिए बहुत अच्छा है ये। हम मतलब हमें ज़्यादातर यही बोला जाता है कि आप इसलिए नमाज पढ़ें, अल्लाह को राज़ी करें बिल्कुल। और मतलब दुआएं करें, जो हमें बातें समझाई जाती हैं। लेकिन जब आपने एक नया कॉन्सेप्ट मेरे सामने रखा हाँ। कि आजकल डॉक्टर भी बोलते हैं, बिल्कुल। तो मैंने कहा ये तो फिर आप ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि डॉक्टर क्या बोलते हैं इस मामले में। देखिए, सबसे पहले जो इसमें बात है हमारी लालच के लिए वो ये है कि जो शख्स रेगुलर नमाज पढ़ता है सही। वो दिन में अब इस तरह करते हैं, 2 रकात हम पढ़ते हैं तो हम उसमें सुजूद कितनी बार करते हैं? 4 बार सजदा करते हैं, बिल्कुल। 2 बार हम रुकू में जाते हैं ऐसे ही और है। इस तरह हमारी 2 रकात खत्म होती है।
ठीक। और जब हम अगर पूरे दिन की नमाज को एक जगह जमा करें तो कितनी बार हम सजदे में जा रहे हैं, कितनी बार हम झुक रहे हैं, रुकू में जा रहे हैं। तो जब हम सजदे में जाते हैं तो जो हमारा ब्रेन का जो ब्लड है वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, और वो जो ब्रेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है उससे हमारी मेमोरी, याददाश्त के मसले हल होते हैं। अच्छा। ठीक। जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनकी याददाश्त जो है वो बुढ़ापे तक नहीं जाती और इंटैक्ट रहती है। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। हम लाखों रुपए जो हैं वो मेमोरी पे खर्च करते हैं, दवाइयों पे खर्च करते हैं कि हमारे याददाश्त का मसला है, हमारा ये मसला है, मल्टी विटामिन्स लेने हैं हमने, ऐसे ही है, हाँ, ठीक है ना, medicines स्टोर ले पे लेते खड़े हैं। होके ढेर सारी दवाइयाँ ले रहे होते ऐसे हैं। ही लेकिन है। अगर आप सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, वज़ू करके जब आप पूरा पानी चेहरे ये पे मैं डालते पूछना हैं, चाहती हूँ कि हम वुजू भी तो करते हैं ना, तो वो भी एक हाँ। सफाई, एक तहारत होती है हमारी, तो बिल्कुल। उसका भी क्या कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर क्या कहते हैं उस मामले इसमें में? अगर जो बुनियादी बात है, हम नाक में पानी डालते हैं, जी। उसको साफ करते हैं, जी। तो जो हाइजीन जो है नाक की बीमारियां उससे दूर रहती हैं। सही। ठीक है। दूसरा ये कि हम लोग कुल्ली करते हैं, हम दांत साफ करते हैं, अगर मिसवाक करें तो थोड़ा एडवांस हो जाता है। अच्छा। तो दांतों की जो बीमारियां हैं उनका शेप है खास तौर पे, सही। वो बुढ़ापे तक खराब नहीं होता। क्योंकि अच्छा। अगर आपके दांत ताकतवर है तो आप बोटियाँ खाएं, आपको जो खाना है खाएं, आपके दांत ताकतवर है। तो ये जो चीज़ें हैं, हम इनके पीछे डॉक्टर के पास तो जाते हैं, दवाइयों के पास बिल्कुल जाते ऐसा हैं, ही लेकिन है। हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हमें ये नहीं पता कि घर से हम इस काम को शुरू- इलाज के तौर पे लेके जा रहे होते हैं। और ये सब नमाज की बरकत से हमें मिलता है। बिल्कुल जनाब, नमाज की बरकत से। वजाहत एक बात मैं और यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी, जब आपने बात की सजदे की, कि जब हम अपना सजदा करते हैं, अपना माथा हम रखते हैं, तो इससे हमारे मतलब मेमोरी भी अच्छी होती है, और जो एक ब्लड सर्कुलेशन होती है वो भी ठीक होती है। बिल्कुल। तो आप थोड़ा ये भी बताएं कि अक्सर जब हम नमाज पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा सजदों में सर मार रहे होते हैं, तो सजदे का भी फिर कितना एक तरीका है, हाँ है तो वो भी जरा आप बता दें। ये बहुत अच्छी बात की, जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और जी। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। अगर आप तेजी से सजदे करेंगे, तेजी से आएंगे, जी। तो आपका हार्ट रेट तो बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर तो बढ़ सकता है, लेकिन सुकून या मज़ा नहीं आएगा। जब आप सजदा करते हैं तो आप थोड़ा रुकते हैं, जब आप थोड़ी देर ठहरते हैं तो आपका जो ब्लड सप्लाई है वो आपका बॉडी से चेंज होकर ब्रेन में आता है, जो कि अच्छा। थोड़ा सा ठहराव हमें वहाँ पे चाहिए। मतलब इसी तरह ठहराव थोड़ा सा सजदे में चाहिए, जो सुकून एक के तरीका साथ भी थोड़ा, है कि हाँ, सुकून हो। जिस तरह आप एक्सरसाइज करते हैं, जी। आपने देखा ना एक्सरसाइज में कहते हैं कि स्लो स्लो करें आप, बिल्कुल। इसी तरह का तर्ज वाले जो नमाज है, जो कि इटसेल्फ एक एक्सरसाइज है। अब आगे बढ़ते हैं, कमर के दर्द। ढेर सारी औरतें पाकिस्तान में आती हैं डिप्रेशन के साथ या किसी और के साथ, जिनकी कमर का दर्द रेगुलर होता है अच्छा। बिकॉज ऑफ वेट, ठीक है, या कमजोरी। अब सही। जब आप रुकू में जाते हैं, हिसाब आप खुद लगा लें, जब आप रुकू में जाते हैं और 5 नमाजों में कितनी बार रुकू में जाते हैं, तो आपका जो एक पोस्चर है जी, वो जी। बनता है कि आप अपने एक तरीके के पंजों को टच कर रहे हैं फिंगर से, जी। और इसमें आपकी जो बैक के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। हाँ, ठीक। वाकई आप अगर में। बेसिक योगा स्टार्ट करें तो वो बिल्कुल। सबसे पहले आपको हाथ यूं ही लगवाते जी, हैं जी, कि ऐसे आप और stretching झुके करवाते और हैं। झुके, हाँ, हाँ। आप कदम निकल रहा होता है। तो ऐसे अगर ही आप होता रुकू है। में जा रहे हैं तो बार बार यूं करके खड़े होते हैं और फिर आप सजदे में जाते हैं, तो आपकी कमर का दर्द जो है, समझ लें कि उससे आपका कोई रिश्ता नहीं है। नमाज पढ़ने से बेहतरीन। बुढ़ापा नहीं आएगा और कमर का दर्द नहीं होगा, मेमोरी। 3 बातें तो हमने कर ली। हाँ, तीन अब हम एक बातें और तो हो बात गई। करते हैं मसल स्ट्रेंथ की। अच्छा। हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, हमारे हड्डियों के साथ हमारे मसल्स जुड़े हुए हैं, ऐसे और ही है। मसल्स जो है वो हमें ताकत देते हैं। बिल्कुल। जितना मोटा मसल होगा, ताकतवर मसल होगा, उतनी ज़्यादा हम वेट उठा सकते हैं। अभी मसल्स बनते कैसे? या तो आप जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं हाँ, होती। नहीं, हर कोई नहीं जा सकता ना। हर किसी की प्रायोरिटी भी नहीं है ना, कोई जी। नहीं चाहता कि मैं हैवी मसल्स बनाऊं, ऐसे ही लेकिन है। मसल की ताकत तो ना जाए ना, हाँ, वो तो है, जरूरी खूबसूरती है। हो ना हो, ताकत ना जाए। ताकत अब ना आप जाए। नमाज को एक दिमाग में रखें सही। कि जब आप खड़े होते हैं और बैठते हैं, और जब बैठने के बाद अपने घुटने मोड़ के बैठे रहते हैं, जी, जी। ठीक है, और उसमें अशहदु अल्ला इलाहा करते हैं और आप फिर खड़े होते हैं, तो जो आपकी लेग्स के मसल्स हैं, हाँ, वो इतने खूबसूरती से यूटिलाइज हो रहे होते हैं हमारा, कि आप खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, मतलब बैठ कि रहे हैं। हमारी नीज की भी एक्सरसाइज हो रही है इसमें, ये भी बिल्कुल अच्छा है हमारे बिल्कुल। लिए। नीज आपके जो कहते हैं नी रिप्लेसमेंट हो रही है, बिल्कुल। या मेरे घुटनों में दर्द होता है, मैं बैठ जाऊं तो उठ नहीं पाता। ऐसे ही, अब हाँ, एक हाँ। आदमी अगर नमाज पढ़ता है और इतनी रकात एक दिन में पढ़ ले, या चले एक आध रुक निकल भी जाए, तो उसके लिए उठना बैठना तो कोई मसला रहा नहीं, नहीं, क्योंकि वो वाकई तो में नमाज तो- में उठता बैठता, नमाज में उठता यूं करके बैठता है। खड़ा होगा, यूं करके बैठेगा। लेकिन बिल्कुल। जो आम लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते या एक्सरसाइज नहीं करते, आप उनमें देखें कि अगर वो बैठ गए ना, तो खड़े होने के लिए वो सोचते रहेंगे कि अरे अब मैंने खड़ा होना है,
एक इधर से पकड़ेगा, एक उधर से पकड़ेगा, हाँ ऐसा लगता है जैक्स लग रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही घुटनों का दर्द, टांगों की कमजोरी और कमर का दर्द, ये अगर आपका नमाज पढ़ने से जा रहा है, रेगुलर नमाज पढ़ने से, हाँ, तो इसमें कोई मुजाहिका है? बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप देखिए इबादत भी हो रही है और एक तरह से आप फिजिकल जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी समझ लें कि मतलब एक एक्सरसाइज भी हो रही है इसमें। अगर हम देखें जो हमारे नॉर्मल योगा वगैरह में एक्सरसाइजेज होती हैं, हाँ जी। लेकिन यह कि हम इसको तहम्मुल और तसल्ली से करें, जो एक नमाज पढ़ने का तरीका भी है, इबादत करने का तरीका है। बेसिकली नमाज देखें ना, इट्स सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। सिंपली आंखें बंद करते हैं, दुनिया से डिटैच होते हैं, तसव्वुर कायम करते हैं और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए दुनिया के खराफात से दूर होने की कोशिश करते हैं कि आप एक सिलसिले को स्टार्ट करें। आपका मेडिटेशन में जो योगा मास्टर होता है वो भी यही कहता है, वो भी यही बोलता कहता है दुनिया को भूल जाओ, हाँ। नीली रोशनी का सोचो, समंदर का सोचो, ऐसे ही आप एक स्टेटस, एक ऐसे आवाज पे फोकस कर लो ताकि आप अपना सही तरह से मेडिटेट कर सको। वो क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है जब आप एक ही दिमाग के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं और उसको आप कंटिन्यू करके रखते हैं 5-10 मिनट, तो आपके ब्रेन की जितने भी केमिकल्स हैं जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, नतीजतन बीपी लो हो जाता है। अच्छा। लो का मतलब नॉर्मल, ठीक है, आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता है। इसीलिए नमाज पढ़ के जब यूँ करते हैं अल्लाह का शुक्र, तो आपको दुनिया अच्छी लगना शुरू हो जाती है। वक्ती तौर पे आपको लगता है कि यार मेरे मसले तो हल हो गए, मसले हल हो गए। दिस इज ऑल अबाउट योर हार्मोन्स एंड केमिकल्स। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं जो कि मेडिटेशन की तरह है। अब आज 10 रोजे हो गए, ठीक, हाँ। शुरू के 2-3 रोजों में तो जो नए नमाजी होते हैं, मैं भी कोशिशों में लगा रहता हूँ, हमारे जिस्म में दर्द हो रहा होता है खड़े होने में, बैठने में, इट टेक्स सम टाइम, लाइक मोर देन 10-20 डेज या 15 डेज, फिर आपकी बॉडी आदत में आती है कि अब आप नमाज पढ़ते खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मस्जिद जाएं और मस्जिद में देखें जो पुराने लोग वहाँ पे आ रहे हैं, रेगुलर नमाजी है, चाहे वो 70 साल का हो, 80 साल का, आप उनकी फिटनेस चेक करें और ऐसे माशाल्लाह खड़े होकर नमाज पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल सबसे आगे वही नजर आएंगे। हम थक जाते हैं, हम कहते हैं यार नमाज खत्म हुई, और वो जनाब आखिरी नमाजें पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उनका जिस्म और उनका जो दिमाग बेहतरीन कोऑर्डिनेट कर रहा होता है जब नमाज पढ़ते हैं। यानी अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए कितने फ़ायदे रखे हुए हैं, जो राज हैं आप हमको बता रहे हैं, और यकीनन हमें इतने राज पता भी नहीं थे, मालूम भी नहीं थे हमें, और आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजाहत। एक बात और बात करूंगा, यही कि इसीलिए तो कहते हैं कि इबादतें जो है ना वो हमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही दी हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये नहीं कि अल्लाह ताला पे हम कुछ करके एहसान करते हैं, एक्चुअली दुनिया में ये हमारे लिए भी दिया गया, अगर हम इसको गौर फिक्र से देखें तो। बिल्कुल हमारे लिए है, क्योंकि अल्लाह पाक को तो ज़रूरत नहीं है, वो हमारे लिए, हमारे इबादत के लिए थोड़ी है अल्लाह पाक, उनको क्या ज़रूरत है, और हमारी क्या है इबादतें। सही बात है, बस वो कबूल कर लें, हम तो इसी गुमान से करते हैं। और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, मतलब कि होम शेफ किचन में, और ये देखें बेहतरीन सी ज़बरदस्त सी ये चिकन मखनी हांडी तैयार है, और कितनी खूबसूरत लग रही है, इसका रंग कितना खूबसूरत लग रहा है, और कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन की है आपने। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पे आई और आपने इतना टाइम निकाला। हालांकि मैं जानती हूँ आपकी बहुत मसरूफियात हैं, जिस तरह आपने बताया कि मैं बहुत मसरूफ़ होती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि दफ़ा आप फिर बता दें हमारे व्यूवर्स को आपका जो पेज है, ताकि वो आपको ऑर्डर करें। पास्तालिशियस है, और फेसबुक पेज पे भी है, फेसबुक पे भी है मेरा, और इसके अलावा मैं व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर लेती हूँ। ठीक है, सही है, और फूड पांडा पे तो है ही इनका, फूड पांडा पे तो है ही। ठीक है, तो हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, और आप ऐसे ही अच्छे खाने बनाती रहें, और आपकी फैमिली आपकी हेल्प करती रहे। मतलब एक तरह से देखें प्रोफेशनल आप लोग की पूरी फैमिली इसमें ही है ना, सब मिलकर ही काम कर रहे हैं, इसमें कमर्शियल काम लेके चल रहे हैं घर में एक तरह से आप लोग। तो बहुत सारी दुआएं हैं हमारे साथ, और अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे। और वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने इतनी अच्छी रेसिपी शेयर की हमारे व्यूवर्स के साथ, बहुत शुक्रिया आपका। और अब जैसा कि आपने देखा है कितनी बेहतरीन रेसिपी उन्होंने शेयर की हमारे होम शेफ़ ने, और मकसद यही है उनको बुलाने का कि वो आएँ, अपनी जर्नी शेयर करें, अपनी रेसिपीज़ शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और हमें ज़रूरत है आपके फीडबैक की। वेलकम बैक, और हम वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं आन रमज़ान, और अब बारी है झटपट रेसिपी की।
झटपट रेसिपी भी झटपट है। और मैंने सोचा क्यों ना आज मैं कोई ड्रिंक बनाऊँ आपके साथ, क्योंकि इतना टाइम गुजर चुका है, रोज़े गुजर चुके हैं और मैंने अब तक कोई ड्रिंक की रेसिपी शेयर नहीं की। वैसे तो माह रमज़ान में हर कोई मुख्तलिफ मशरूबात बना रहा होता है अपने घर में, क्योंकि प्यास इतनी लगी हुई होती है, तो हर किसी की यही कोशिश होती है कुछ नई ड्रिंक हम लोग ट्राई करें और टेबल पे नए नए तरह के मशरूबात होते हैं। अब आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ड्रिंक की, बहुत ही सिंपल है, लेकिन सच बता रही हूँ बहुत मज़े की बनेगी। और आज मैं बना रही हूँ जेली कॉकटेल ड्रिंक। और इसमें देखें बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास। दूध है, जेली है, मैंने ग्रीन कलर की जेली ली है, इसको मैंने हाफ कप वाटर में मैंने बनाया है, ठीक है। वरना यूजली इंस्ट्रक्शन में 2 कप लिखा होता है या हम 1 कप डालते हैं, लेकिन मैंने हाफ कप वाटर में बनाया है। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। और ये बर्फ़ है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं इसमें आराम से बर्फ़ डाल लेती हूँ। और वैसे भी अफ्तार में तो ठंडा ठंडा मशरूब भी पिया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं पीना चाहिए। थोड़ा बंदा अपनी सेहत का ख्याल भी रखे, क्योंकि एकदम से जैसे बॉडी का टेम्परेचर आपका ना क्या बोलते हैं कि फ़ौरन से ठंडा हो जाए तो भी अच्छा नहीं होता। जब आप ठंडा पानी पीते हैं, जैसे कहते हैं ना कि अक्सर फ़ौरन एसी में जाके नहीं बैठना चाहिए, आपकी बॉडी गर्म हो या वार्म अप हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, मैंने इसमें बर्फ़ शामिल कर दी है। और यहाँ पे है ये तुख मलंगा, तुख बलंगा, जो मर्ज़ी कह दें, चीज़ तो एक ही है, तो मैंने कहा दोनों ही नाम ले लेती हूँ मैं। और इसको भिगो दिया था, 2 टेबल स्पून लिया था और इसको हाफ कप पानी में भिगो दिया था। इसकी तासीर ठंडी होती है, तो मैं ये सारा ही इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। ये तकरीबन आप समझ लें कि 1/3 कप, 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है और हाफ कप से कम। आप अपने खैर टेस्ट तो कर नहीं सकते, मैं कहने वाली थी कि टेस्ट के मुताबिक डालें मीठा, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहले से बना के रख लें, अंदाज़े के मुताबिक आप डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ख़वातीन के अंदाज़े भी अच्छे चलते हैं। और ये यहाँ पे मैंने रेड सिरप डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पे है ये रंगीन सवैयाँ। अच्छा, नॉर्मली इसको मैंने पानी में बॉईल कर लिया था, दैट्स इट, और फिर छान लिया था इसे मैंने। ये मैं इसमें ऐड करूँगी, अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह से। और यहाँ पे है ये दूध, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत रंग आया है। मैं ले लेती हूँ 1 चम्मच, इसको मिक्स भी तो करना है, मिक्स करेंगे तो पता चलेगा ना। ये देखें इस तरह से ये किया मिक्स। और अब रह गई है जेली, इसमें मैं जेली ऐड करती हूँ। जितना ठंडा होगा उतना मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूध, ये तुख मलंगा, ये तो सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, स्पेशली रमज़ान में। और दूध तो वैसे भी लेना चाहिए, आप लाजमी लें, बच्चों को दें किसी न किसी बहाने, क्योंकि बच्चे अक्सर बहुत तंग करते हैं दूध के मामले में। और रोज़ों में अक्सर लोगों को एसिडिटी भी हो जाती है, और क्योंकि वाटर इनटेक भी बहुत कम होती है हमारी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और दूध पी लेना अच्छी बात है। और अगर इस फॉर्म में पिएं तो अच्छा भी है, एक टेस्ट, एक फ्लेवर भी उसमें आ जाता है। और स्पेशली जो बच्चे होते हैं हमारे, जो बहुत तंग करते हैं कि नहीं हमने दूध नहीं पीना, तो इन्हीं तरीक़ों से उनको दूध पिलाया जा सकता है। और बहुत सिंपल रेसिपी, मेरी तो ड्रिंक तैयार है, बन चुकी है, आप बनाइएगा, इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये जो ड्रिंक आपके साथ जो शेयर की है, आप इसको सहरी में भी पी सकते हैं, अफ्तारी में तो हम पीते ही हैं। इसके अलावा इसमें तुख मलंगा ऐड किया है, उसकी तासीर ठंडी होती है। अक्सर जो सीना जलने की एक शिकायत लोग करते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा आपको पता है कि जेली कभी सुनने में आया है कि ये आपकी जो हड्डियाँ होती हैं उसमें जो, जैसे हम लोग अपनी देसी ज़ुबान में बोलते हैं कि गूदा होता है, तो उसके लिए अक्सर डॉक्टर बोलते हैं कि आपको जेली खानी चाहिए। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ है और उनके घुटनों में तकलीफ़ शुरू हो गई थी, तो डॉक्टर ने उनको ये रिकमेंड किया था कि आप हफ्ते में 1 बार जेली का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो जेली भी बहुत अच्छी है। और दूध तो आपको पता है कि कैल्शियम है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरत है, दांतों के लिए और बच्चों के लिए। और मेरा ख्याल है कि मैं गिलास देख लूँ, गिलास में सर्व कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे ये मुझे खूबसूरत सा गिलास तो मिल गया है और मैं इसी में सर्व कर लेती हूँ।
इस गिलास में मैं डाल लेती हूँ। और ये देखें, थोड़ा सा ज़रा मिक्स कर लूँ मैं इसको, इस तरह से मिक्स कर लें ऐसे, और यूं करके आप इसको डालें और ये बेहतरीन सा देखें। अच्छा, जेली वगैरह जो है आप देखें इसमें जो रंगीन सेवइयाँ थोड़ा बहुत ये इस तरह निकाल के और ये आप इस तरह से डालें इसमें, और ये बेहतरीन सा ड्रिंक, सिंपल सा सादा सा ड्रिंक तैयार है। और ये ट्राई कीजिएगा रेसिपी, अपना फीडबैक दीजिएगा ज़रूर। सिंपल सी झटपट सी रेसिपी थी आपके साथ आज मैंने शेयर की। और अब टाइम है एक ब्रेक का, लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। देखते रहें आन रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। और जनाब, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे ये सेगमेंट जो है वो बहुत अच्छा लगता है। इसमें हमारे साथ हमारे कोई सेलिब्रिटी होती है और हम उनकी निजी लाइफ में उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, और फिर हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग उसका फीडबैक भी देते हैं। लेकिन आज जो मसला है, मुझे ये तो पता चल गया कि कोई सेलिब्रिटी आया हुआ है, लेकिन मुझे अमारा ये नहीं बता रही कि कौन है। तो मैं इनसे 2 बार पूछ चुका हूँ ब्रेक पे, कहते नहीं मैं आपसे हिंट दूंगी तो आप मुझे जवाब बताएं। तो अब मैं पूछ लेता हूँ कि मैं आपको हिंट दूंगी, फिर आप गेस कीजिएगा, तभी तो मज़ा आएगा फिर। चले ठीक है, फिर आप बताएं, सवाल करें, मैं गेस करने की कोशिश करता हूँ। सही। अच्छा, फर्स्ट हिंट मैं आपको देती हूँ कि उन्होंने बहुत कम उम्र से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। ठीक है, बहुत कम उम्र में। ठीक। हाँ, मुझे कुछ याद आया कि नहीं? 2-3 शक्लें दिमाग में आ गई हैं मुझे। अच्छा, चलें फिर एक और हिंट दे देती हूँ मैं, ताकि जल्दी से आपको याद आ जाए। अच्छा, वो जिस ड्रामे में भी उन्होंने काम किया है ना, वो सुपर हिट गया ड्रामा, उनकी एक्टिंग ही कमाल की है। ओके, अब तो मुझे वो पिक्चर और समझ आने लगी है, लेकिन 1-2 और हिंट्स दे दें ताकि मेरा जवाब गलत ना हो जाए किसी तरह। अच्छा, तो वो बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल है, उनको सब पसंद करते हैं। हो अभी भी कुछ याद आया कि नहीं आपको? जी बिल्कुल, मुझे याद आ गया है। और जो नाम है, या अभी फिर एक आखिरी अगर आप बता दें तो बस जनाब, मैं अभी नाम लेने वाला हूँ आपसे। अच्छा, उनके जो लव वन है वो भी बहुत एक फेमस एक्टर हैं, और उनकी भी एक्टिंग कमाल की है। बस सही है। इसका मतलब है कि आज हमारे साथ हैं यकीनन एमन मुनीब खान। जनाब आइए, वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। पहली दफा मेरे नाम की सुने था, कंप्लीट किया। अच्छा। कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक। ये बताएं कि आज पहला अशा खत्म होने जा रहा है, तो आपके रोजे कैसे जा रहे हैं? रमजान कैसा स्टार्ट किया और अभी तक क्या हालात? एक्चुअली रमज़ान में हमारे यहाँ बचपन से ही शुरू से हमारे घर में बहुत एहतमाम होता है कि सब रोज़ा रखते हैं, और बस देखते हुए आ रहे हैं कि उसकी एक्साइटमेंट तो महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। तो इस दफ़ा भी वैसा ही है। और अब तो मेरी छोटी भी है, उसको भी हम बता रहे हैं कि अमल वी आर फास्टिंग, और रोज़ा में खाते नहीं हैं, यू नो, डू गुड डीड्स एंड ऑल दैट। तो उसको भी समझाना शुरू कर दिया है। तो आप लोग का क्या कोई इस तरह पहले से ही घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं? फ्रोजन जैसे रोल समोसे बन रहे होते हैं, और चने बॉयल होके फ्रीज हो रहे होते हैं, चटनियां बन रही होती हैं, तो आप लोग के घर में क्या एहतमाम होता है इफ्तारी को लेकर? एक्चुअली पिछले आई थिंक 2 सालों पहले तो ऐसा नहीं होता था। अच्छा। अब तो आपको पता है गैस ही नहीं होती आने से ज़्यादा टाइम। और आजकल जुल्म ये है कि सहरी के बाद गैस बंद कर बिल्कुल। देते हैं। पहले दिन तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि 2-2:30 बज गए और सही बात बच्ची है। मेरी उठी है एंड शी वांटेड, यू नो, उसको खाना खाना था, ऐसे ही था। और ना गैस ना कुछ, और सिलेंडर से हम बहुत डर गए। वो हमने अपने घरों से बिल्कुल आउट कर दिया। तो बस हम लोगों के यहाँ सब मिलके ही करते हैं। मुनीब की मदर हैं, अच्छा। और भाभी हैं, और माशाल्लाह। सब मिलके फैमिली एक साथ इफ्तार करते हैं। तो कोई कुछ अपनी तरफ से इनपुट देता है, कोई कुछ अच्छा। देता है, जिसको जो अच्छा बनाना आता है। शुरू के आई थिंक 10-15 दिन तो हर घर में बहुत एहतमाम होता है रोज़ों का। उसके बाद फिर आप इफ्तार से थोड़ा बोर हो जाते हैं, कम हो जाता है जरा। उसके बाद फिर यू नो ऐसा होता है कि इतने पकौड़े भी नहीं खाए जाते हैं। और मुनीब का तो बिल्कुल डाइट का इतना ज़्यादा उसका टफ स्केड्यूल होता है कि मुनीब को तो सिर्फ सैलड चाहिए, ग्रिल्ड चिकन चाहिए, तो उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, तो फिर
आप मतलब आप ही सारा बना रही होती हैं उनके लिए, जो भी उनका एक डाइट फूड है? नीम को खुद बहुत शौक है कुकिंग करने का, तो या मतलब मैं कभी तो ऐसा भी होता है, अभी 1-2 सहरियों में ही वो कह रहा था ना बनाओ, मैं अपनी सहरी खुद बनाऊंगा। उसको ना बिल्कुल ही बॉइल्ड खाना चाहिए होता है और मैं इतना बॉइल्ड खाना नहीं खा सकती। अच्छा, आप जरा थोड़ा चटपटा, जरा मसाले नीम को वाला। तो बिल्कुल प्लेन फूड चाहिए। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है दस्तरखान पे? कुछ मेहनत वगैरह काम वगैरह करती हैं या सिर्फ आप ही खाती हैं? नहीं, बिल्कुल करते हैं। और मुझे वैसे ही बहुत पसंद है कि मैं बहुत अच्छा से दस्तरखान हो, प्रॉपर तरीके से हो, जिसमें हर तरह की चटनियाँ हो, फ्रूट चाट्स हो, तो हम सब मिलके बहुत अच्छा एहतमाम रोज़ों का करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बनाने वाला भी हो, खाने वाला भी हो ना, तो फिर मजा दुबाला हो जाता है। सर्विंग करने वाला भी, आई लाइक सर्विंग। सर्विंग करना भी एक ऐसा आर्ट होता है, कैसे क्या चीज सामने रखनी है, देनी है। सही बात है। आई थिंक खाना को हो गया ना पूरा एक आर्ट और साइंस का ही जैसा वो हो गया मजमुआ। इट्स नॉट अबाउट कुकिंग, इसके मतलब देना भी है। कैसे प्रेजेंट करते हैं आप और कैसे पूछते हैं आप, मुझे लगता है कि जिसको खाने का शौक होता है ना, वो खाने को सबसे ज्यादा अच्छी तरह पेश करना, बनाना और खिलाना जानता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि अभी आपकी एक क्या बोलते हैं हाउसवाइफ लाइफ चल रही है आपकी, तो वो किस तरह की है और क्या आपका फिर दोबारा से इरादा है ड्रामों में आने का, मीडिया में आने का? हाउसवाइफ लाइफ बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि और ड्रामाज में आने का भी तो प्लान नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर मैंने सोचा ज़रूर है कि कोई कुछ बहुत अच्छी चीज़ हुई तो मैं ज़रूर, क्योंकि आपकी माशाल्लाह एक्टिंग इतनी अच्छी है और आपको मिस भी करते हैं और देखना भी चाहते हैं, तो मेरा ख्याल में आप इसको छोड़िएगा नहीं, इन फ्यूचर आप लाजमी रखिएगा इसको। पता है एक्चुअली जब से ड्रामाज में गैप लिया है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आई एम नॉट इन ड्रामाज, क्योंकि पुराने ड्रामाज ही चले जा रहे हैं रिपीट पे, तो है। और जो मिलता है वो पुराने ड्रामाज की इतनी तारीफ करता है। और तो आई फील लाइक मैं वहीं पर ही हूँ अभी और लोग उसी तरह से प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी कम उम्र में आपने काम स्टार्ट किया और अल्लाह ताला ने बहुत जल्दी ही सारा फीडबैक दे दिया, तरक्की दे दी। तो कैसा लगता है कि जो लोग 30-35 साल की एज तक चीज़ों को हासिल करते हैं, आपको जल्दी मिल गया और आपको फील होता है कि बस मैंने कर लिया, या अभी कुछ ख्वाहिशात रहती हैं? एक्चुअली अगर एक्टिंग को रिलेटेड आप ये सोचें तो कुछ लोग एक्टिंग जो 25 में स्टार्ट करते हैं वो 30 तक जाते हैं, फिर उनको इसका फल मिलना शुरू हो जाता है। मैं एक्टिंग कर रही हूँ जब मैं 7 साल की थी, तो मुझे भी उसका फल इतनी जल्दी नहीं मिला। मुझे भी लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी फल मिल गया, ऐसा नहीं है। हम चाइल्ड एक्टर से काम कर रहे हैं मिनाल में। वी वर हम पहले टीवी कमर्शियल्स में होते थे, फिर चाइल्ड स्टार बच्चों के कैरेक्टर्स में थे, और फिर कहीं जाके हीरोइन बने। तो वो हीरोइन वाला जो टाइम था वो इतना उस टाइम इतना सब कुछ बहुत, क्योंकि बचपन से कर रहे थे, लोग जानते भी थे, तो वो ऐसा लगा कि वो टाइम ठहर गया और काफी देर तक स्टे किया। माशाल्लाह आपने बहुत सारे ड्रामे किए और जहाँ देखो माशाल्लाह से एमन की शक्ल नजर आती थी। और कौन सा ऐसा ड्रामा है जो आपको बोला ये मेरा टर्निंग पॉइंट था और आपको ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा लगता है? टर्निंग पॉइंट मेरे आई थिंक 2 ड्रामाज एक साथ चले थे, जिसमें एक मैं बहुत मासूम थी और एक में मैं बहुत ईविल थी। बहुत ज्यादा। ये अच्छा था। एक मनमायल था जिसमें मैं हमजा अली अब्बासी की बहन छोटी बनी थी, तो वो बहुत लोगों को पसंद आया था, हमारा रिलेशनशिप आपस में। और मैं एक बेकसूर ड्रामा कर रही थी जिसमें मैं साजिद हसन की वाइफ थी, तो वो एक बहुत टर्निंग पॉइंट था दोनों का। उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा? नहीं देखा, बिल्कुल क्यों नहीं देखा। उसके बाद अपने पुराने ड्रामास को देख के सीखा कि क्या इसमें मैं बेहतर कर सकती हूँ। और जो मेरे एंड के 2 ड्रामास थे आई थिंक वो मेरे बहुत मेमोरेबल हैं और लोगों को भी बहुत पसंद थे, जिसमें एक इश्क तमाशा था और बेदर्दी था, तो वो मेरे भी फेवरेट है और वो लोगों के भी फेवरेट है। अच्छा, तो वैसे आपको नेगेटिव रोल करने में मजा आता है या नहीं? जरा वो एक मासूम और इस टाइप के रोल अच्छे लगते हैं आपको? आई थिंक एक एक्टर के लिए क्वेश्चन बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको जवाब देना, क्योंकि हम नेगेटिव में भी एक्टिंग कर रहे होते हैं, मतलब और दोनों ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। यही एक कमाल, एक खूबी होती है एक्टर की। अगर नेगेटिव में बुरा कहा जाए तब भी हमारी जीत है, और पॉजिटिव में अच्छा कहा जाए तो भी ऐसे ही होता है कि नेगेटिव, मुझे लगता है नेगेटिव के जो हिट होता है वो ज्यादा अरसे तक लोगों के दिमाग में रह जाता है। यस, अभी मिनाल ने एक जलन ड्रामा किया था, तो मिनाल मेरी शादी के बाद उसका वो, बल्कि मिनाल का भी जलन नहीं, मनीम ने एक ड्रामा किया था जिसमें
मैं खुद आई डोंट नो रिमेम्बर द नेम, उसमें उसकी वाइफ के साथ कोई बहुत गुस्से वाला कैरेक्टर था। अच्छा। हमारी नई नई शादी हुई थी, मैं और मुनीब ना एक शॉपिंग मॉल से निकल रहे, तो एक आंटी गाड़ी में जाती हुई ना मुझे उन्होंने आवाज मारी, क्या ये आपके साथ भी ऐसे करता है? रियल समझ एंड हम लोग के मुनीब कहते हैं नहीं आंटी ऐसा नहीं है, वो मेरा ड्रामा है। तो लोग इतना ज्यादा इस चीज को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं कि यार बंदा कैरेक्टर आप करें इस तरह कि आपको सवार हो जाए, तो इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है आपको? मतलब वाकई में लोग वजात जैसे नफरत करने लग जाते हैं कि ये आजकल तो ऐसा बंदा है। और यकीन है, क्योंकि अगर मैं भी बात करूं, जब हम देखते हैं ऐसे ड्रामे तो हमें गुस्सा आ रहा होता है किसने और क्यों आप ऐसा कहीं पे किया? ज्यादा रोएं तो फिर लोग कहते हैं रोती रहती है, रोती शक्ल है, रोती रहती है, रोती शक्ल है। तो हर किसी चीज में भी ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह पसंद करे। चले, ये तो हो गई आपकी शोबिस की बातें जो आपने इतना काम किया। अब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं, जी। तैयार हो जाएं। नंबर 1 तो ये, मैंने सुना है कि आपको सफाई का बड़ा खब्त है, आदत है सफाई की, चीजें अगर गंदी हो तो आप, और इस बात पे मुनीब बड़ा बेचारा सफर करता है। यस, यहाँ ये इसमें जरा रोशनी डाले जरा। उसने आई थिंक बहुत टाइम तक सफर किया है, अब मुनीब को भी आदत हो गई है। अच्छा, अब वो भी सफाई का खास एक्चुअली ख्याल मुनीब कहता है मैं एमन के बोलने से पहले ही अब मैं इस चीज को ना खराब करूं। अच्छा, किन किन बातों पे तंग करते थे मुनीब जब इस हवाले को से? एक शर्ट निकालनी होती थी तो पूरी अलमारी बाहर, ओहो। तो मुझे इस चीज पे बहुत, और एक टॉवल जो कमरों में होता है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं जहाँ पसंद। मर्जी डाल दिया जहाँ जाता है। और ये आई थिंक हर लड़के का एक मोस्टली सबका यही है कि आपने जी जहाँ से लिया वहाँ रख दिया, लेकिन मुझे तो ये बात बर्दाश्त नहीं होती। आप फिर बदले ले रही है मुनीब से? अमन मैं नहीं ले रही, मेरी बेटी बहुत बदले ले रही है, हाँ। क्योंकि ओहो। एक्चुअली उसने अब देख लिया ना कि मामा वो भी मेरी तरह है। अगर वो आई है तो अपनी स्लीपर्स बाहर उतारती है, अगर मुनीब ले आता है ना अंदर तो कहती बाबा स्लीपर्स आउट, मामा विल बी एंग्री यू नो। तो अब मुनीब से वो बदल ले रही है मतलब। अभी तो ये आपने सिखाया है उसको या उसने देख देख के ऑब्जर्व किया है? एक्चुअली बच्चे देख के ही आपको सब कुछ सीखते हैं। अगर हम भी फैलावा करते रहें तो वो भी करेगी। सही उससे बात इतनी है। चीजें अपनी हर जगह पे पसंद है, अगर उसका एक क्वेश्चन भी मेरे रूम में आ गया ना तो वो लेकर आ जाती है वापस कि ये जबरदस्त। इधर का नहीं है मामा, ये मेरे रूम का है, आप रखें इसको वापस। आपको तो बहुत प्यार आता होगा बच्चे हाँ, से कि मुझे हाँ, ये तो यार, बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है, मेरे मसले आधे हो गए। अब अमल बदले लेती है। ये तो बहुत वैसे अच्छी अमल बात की है। अटैचमेंट किसके साथ ज्यादा है, आपके साथ या बाबा के साथ? बच्चियों की वैसे फादर के साथ भी दोनों होती के है। साथ है, बहुत ज्यादा। मुनीब अमल को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। अच्छा। और वो बिल्कुल कभी ऐसा लगता है कि मुझसे अटैच ही नहीं है, उसी से है। अच्छा। और कभी मुनीब को ये फील होता है कि मन ये मुझसे अटैच नहीं सिर्फ तुमसे है। तो अमल इज इक्वल। अच्छा। दोनों को वो बहुत ज्यादा मम्मा समझती है मुझे और बाबा उसको। और आई थिंक कल तो शायद जिम भी गई नहीं थी वो मुनीब के यस, वो साथ, मुनीब मतलब वो अपना साथ फोन जिम में भूलाए थे। अच्छा, तो वो लेने गए तो फिर अमल उनके साथ सारा वर्कआउट देख के वाह, एक्चुअली बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। टाइम कम होता है ना, जितने भी एक्टर्स आई थिंक हैं और भी फील्ड के लोग हैं, लेकिन हमारा जो टाइम है वो बहुत ज्यादा है कि रात को 10 साढ़े 10 आप घर आ रहे हैं। मतलब जो स्कूल डेज में तो अमल मिल ही नहीं पाती। अच्छा, तो वीकेंड जो टाइम होता है वो प्रॉपर फिर मुनीब और अमल का टाइम वो होता है। फिर बस उसी को आप लोग टाइम देते हैं प्रॉपर। चलें, आप दोनों आपस में किस तरह टाइम निकालते हैं, और आप लोग का पसंदीदा जो अमल है वो क्या है, मुनीब का और आपका? बच्चा माशाल्लाह से अमल 4 साल की तब हो गई है, 3 साढ़े 3 3 साल। साढ़े 3 साल माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे खुद नहीं समझ आ रहा इतनी जल्दी बड़ी हो गई है। माशाल्लाह भाई, ये बोलो टाइम माशाल्लाह, गुजर गया। देखिए। आप दोनों की अपनी केमिस्ट्री क्या है, किस तरीके से एक दूसरे को टाइम देते हैं, कौन सा आप दोनों का बड़ा एक पॉइंट है जिस पर आप दोनों बड़े करीब होते हैं? एक्चुअली मुनीब और मैं, हम लोग, मुनीब की बहुत अच्छी बात ये है कि वो बहुत टाइम निकालता है हमारे लिए। वेरी गुड। वो अपनी लाइफ में उसकी प्रायोरिटीज हैं ये कुछ हाँ। कि मेरी छुट्टी है तो मैंने अपनी फैमिली के साथ ही रहना है, माशाल्लाह। और पहले से उसका कोई ना कोई प्लान बन जाता है हमारे साथ कि जी आज ये करना है, ये करना है। और सुबह ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक वो साथ होता है। अगर नाश्ता अच्छा। बन रहा है तो मुनीब इज इन द किचन, वो अच्छा। किचन में भी हेल्प कर रहे होते हैं, और कोई काम है तो फिर हम साथ साथ सारा दिन। और अमल के साथ हमारी एक्टिविटीज बहुत होती हैं। हम सारे माशाल्लाह। बच्चे होते हैं तो फिर आपका हर वीकेंड बच्चों के साथ, हर वो बिल्कुल छुट्टी न्यूक्लियस बन जाता है Yes, फिर। वो उनके साथ प्लान होता है, तो हम भी उसमें अब एंजॉय करते हैं। सही।
चलें, आपसे तो अभी बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारे मेरे सवालात अभी बाकी हैं, लेकिन ब्रेक का टाइम हो रहा है तो ब्रेक लेनी पड़ेगी हमें। और अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। मुझे पता है आप लोग नहीं चाहते कि हम ब्रेक लें, लेकिन मजबूरी है, लेनी पड़ेगी। देखते रहें आन रमज़ान, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बात हो रही है एमन से और अभी हमने बात की खाने में, पीने में, मुनीब के हवाले से, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी अपनी फैमिली के हवाले से। आप और मिनाल बचपन से साथ थे, बड़े हुए साथ, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत थी, भी शादी हो गई, तो क्या अब आप उनको उसी तरह मिस करती हैं या बड़े बड़े हो गए आप लोग? आई थिंक मिनाल की मैंने अपनी शादी के बाद तो बहुत ज़्यादा मिस किया था, क्योंकि उसकी तो शादी अभी हुई है 1.5 साल पहले, मेरी शादी को 4 साल हो गए। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे एक कहते ना हमको रियलिटी चेक मिलता है फौरन शादी होते मुझे लगा था यार व्हाट, शादी हो गई, ना मम्मा है यहाँ पे ना मेरी बहन है, मतलब मुझे वो थोड़ा सा टाइम लगा था 2-3 महीने इस चीज़ को कवर करने में कि यार ना वो दूर है, लेकिन मेरा घर इतना करीब है। मम्मा का घर 5 मिनट्स के रास्ते पे है। बिल्कुल। और इसमें मुनीब बहुत सपोर्टिव था कि उसने रोका नहीं मुझे कभी भी कि नहीं जाओ, और शादी हो गई वो। मैं रोज शाम में मिलती थी उस मम्मा से जाके। तो बहुत अच्छा था। अच्छी बात है, वरना यूजुअली कहते हैं कि अभी अभी शादी हुई है तभी मत जाओ जल्दी। एक्चुअली दूर भी घर होते हैं ना, तो भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे इतना गरीब है कि मुझे अभी भी कोई चीज चाहिए होती है ना, तो मैं अपने भाई को फोन करती हूँ, माँ प्लीज मुझे रास्ते में देते हुए चले जाना। उनका घर, मेरा घर हमारे रास्ते में है। तो अच्छा, ये तो एक प्लस पॉइंट हो गया ना। और फिर मुनीब भी सपोर्टिव है तो वो भी चीजें आसान हो जाती हैं। अच्छा, मैंने सुना था कि जब आप वहाँ से आई अपने घर से मुनीब के यहाँ, तो आपके घर में सब छोटे थे, ठीक है, स्कूलिंग कर रहे थे, भाई भी 3 है वो भी, और यहाँ पे सब बड़े थे। तो ये इतना बड़ा जो फर्क है, प्रैक्टिकली इस पे आप पे असरअंदाज हुआ था या नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि मेरे घर में जब हम छुट्टी वाले दिन सो के उठते थे तो भाई भी ना भी छुट्टी हो तो मेरे तीनों भाइयों का ट्यूटर आ रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, और सब कजन्स एक साथ रह रहे हैं। हम लोग बचपन से मिनाल में हमने कोई इतने ज़्यादा बाहर आउटसाइडर्स फ्रेंड्स नहीं बनाए। अच्छा। जो मेरी कुछ कजन्स हैं वो मेरी बहुत बहनों की तरह है, जिसमें एक सारा है, तो वो उसका आना मुझे बहुत होता था कि यार अब सारा भी नहीं है, शादी हो गई है, मैं अलग हूँ, और यहाँ पे सब बड़े हैं, यहाँ पे एक रूटीन है, सुबह उठना है, सब अपने अपने जॉब्स पे चले जाते हैं। जब शादी का हनीमून पीरियड होता है, आई थिंक 1-2 महीने जब हम साथ थे या हनीमून पे गए हुए थे, जब वापस आए ना, उसके बाद मुझे होता था यार आई एम अलोन। मतलब यहाँ तो सब अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोई बच्चा नहीं, कोई छोटा था नहीं मेरी एज का, लेकिन मुनीब की भाभी होती थी, वो इतनी बड़ी नहीं है, वो साथ होती थी, उनके 2 बच्चे थे, तो घर में ऐसा नहीं था कि कोई नहीं है और इतना डिफरेंस है। आई थिंक फील होता है बिल्कुल सबकी शादियों के बाद। आपको क्या पता? आपको पता होगा, आपको पता होगा, एक थोड़ा टाइम लगता है। और मैंने उनकी फीलिंग्स को देखा है। हाँ, आपकी बेगम भी तो यार बाहर से, वो उनके तो पेरेंट्स बहुत दूर है। जी। चले, लेकिन it was tough, but used to इंसान हो जाता। तो कितने अरसे के बाद आपको लगा कि अब मैं बिल्कुल सेटल्ड हो गई? बिल्कुल तो नहीं हो सकते, लेकिन सेटल्ड हो गई और एंजॉय करना शुरू किया न्यू नॉर्मल लाइफ के साथ। आई थिंक फॉरेन ही मुनीब भी इतना ज्यादा ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही नहीं घर पे होता था। वो भी, उसने भी जब देखा कि ना इतना ज्यादा मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, तो वो साथ साथ होता था। जिस उसका ऑफ होता था तो हम बाहर जाते थे, घूमते फिरते थे। अच्छा, आप इस तरह जब दोनों बहनें एक साथ होती हैं तो सब चीज़ें हो रही होती हैं, शॉपिंग भी और सब कुछ, जैसे मशवरे एक साथ बंदा कर रहा होता है, तो जब आपकी भी शादी हो गई और अब उनकी भी शादी हो गई है, तो कितना आप लोग मिस करते हैं इस चीज़ को, या अभी भी आई थिंक मिनाल में वैसे ही है। और आई थिंक उसकी शादी के बाद बहुत ज़्यादा एहसन जो मिनाल के हस्बैंड है, वो बिल्कुल मुनीब और वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। आई थिंक ये बहुत प्लस पॉइंट होता है बहनों के लिए कि आपस में जो ब्रदर या दोनों के हस्बैंड्स की दोस्ती बहुत, और मिलते होंगे आप लोग, वो माइंड भी उनका एक जैसा है। और हमें भी, हम हर संडे उन्हीं के साथ स्पेंड करते हैं अपना। ये तो और हमें कहीं भी जाना होता है तो एहसन और मिनाल हमारे साथ साथ होते हैं। अच्छा, मतलब अभी साथ ही हैं, ये नहीं कि जुदा हो गए। कुछ भी हो, मिनाल सबसे पहले मुझे ही फोन करती है, मैं उसको फोन करती हूँ। अच्छा, तो अभी तक जनरल टॉक कुछ भी, उसको कुछ भी पूछना हो। गॉसिप्स कौन ज्यादा करता है, सच से बताइए। आई थिंक
हमारे बारे अब में ये मुकाबला gossip मुश्किल हो गया है। मैं करती हूँ या वो करती, सोचना पड़ेगा आपसे। दोनों ही करते हैं। अच्छा, पहले तो हम दोनों इतनी गॉसिप करते थे कि मनाल और मुझे बोलते थे यार तुम दोनों सिर्फ गॉसिप करती हो आपस में और कोई बात नहीं है। अब हमारे पास बातें करने के लिए अब बेबीज हैं, हाँ ना, अब तो और भी बातें अब करने तो के और लिए। चीजें हैं। तो अच्छा, तो आप दोनों ही शॉपिंग की शौकीन है? यानी जिस तरह एक होता है ना, एक बंदा विंडो शॉपिंग करता है, बाकी में कुछ खरीद रहा होता है, तो कैसा हिसाब है आपका? और शॉपिंग का इतना हमें क्रेज था कि डांट पड़ जाती है इस बात पे कि बस स्टॉप, अच्छा। अब शॉपिंग नहीं करनी। अच्छा। लेकिन अब जब आई थिंक वो एक एज होती है, एक टाइम आता है जब आपका दिल चाहता है आप ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, फिर आप थोड़े मैच्योरिटी में जाते हैं, फिर आप सोच समझ के लेते हैं जिस चीज की जरूरत है, आई थिंक वही लें। सही बात है। तो अच्छा, अब शॉपिंग तो चलती है कि शॉपिंग का चॉइस आपकी चेंज हुई है? जैसे पहले कपड़े लेते थे, अब कुछ ऐसा हुआ कि नई चीज अब लाइफ में आ गई कि ये लेना चाहिए अब मुझे? नहीं, एक्चुअली आप इस बात पे हैरान होंगे, मनाल में अगर अपने घर से भी रेडी होकर कहीं जा रहे होते हैं ना बगैर कोऑर्डिनेशन के, अच्छा। तो हमारी चीजें सेम होती हैं जिस जगह पे हम पहुंचते हैं। ओहो। वही वो घड़ी पहनी होती है जो मेरे पास होती है, उसी कलर की उसने हील्स पहनी होती हैं, ओहो। वैसे ही उसने गेटअप किया होता है वाह जी प्रॉपर। वाह। तो वो वजह क्या, वो टेलोपैथी क्या बोलते हैं? ऐसा होता है। मतलब इस तरीके से ट्विंस अगर है तो कोई ना कोई Choice भी कनेक्शन उसका different, होता है। हाँ, हाँ। चॉइस भी connection सेम होता है। होती है। बड़ी बात है ये तो ये इत्तेफाक से अब तो आपकी एक्साइटमेंट खत्म हो गई होगी, लेकिन दूसरे तो बड़ी हैरत करते होंगे, खासतौर पे एहसन और मनी। ये लोग क्या, इनको कभी फील वो हुआ लास्ट कि में तुम बोलते लोग हैं प्लान करके मशवरा आते हो और हमारे क्या प्लान सामने? किया होगा, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं नहीं, उनको भी समझ में आ गई है कि ऐसा ही है, ये तो हो ही अच्छा। जाएगा। लिटरली 2-3 दफा तो पीछे भी 1-2 इवेंट्स में ऐसा ही हुआ है कि मनाल में बिल्कुल सेम लग रहे थे हम पहुंचे तो, अच्छा। और सब हमें कह रहे थे तुम दोनों एक जैसे कपड़े क्यों पहन के आए हो। तो हम लोगों ने कहा अच्छा, आप ये कहती भी होंगी ना कि नहीं ये प्लान नहीं था, तो भी यकीन नहीं करते होंगे, बोलेंगे ये लोग प्लान करके आ रहे हैं। बट हमारी इतनी ज्यादा सिमिलर चॉइस है हर चीज में, इवन बेडशीट्स भी, टॉवल्स भी घर के, वो जो लेकर आती है ना वही सारी चीजें मेरे घर में भी होती है। ओहो, ओह, तो बहुत ये तो ज्यादा ही मुश्किल है। similar हो गई जिस ये जगह से चीजें। उसने ली होती हैं वही मैंने भी ली हुई होती हैं। बहुत हमारी चॉइस, पता नहीं क्यों ऐसा है कि वो बहुत मिलती है। तो इसी को ट्विंस कहते हैं ना, हाँ, मेरे ख्याल से बहुत इसी को ज्यादा, twins कहते बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, जो फैंस हैं अभी भी देख के कंफ्यूज होते हैं कि यानी अब नाम सही ले लेते हैं आप दोनों नाम तो मुझे नहीं लगता आज तक मनाल मेरा कोई सही लेता है। का? अच्छा, लेकिन कोई मुझे मनाल भी कहता है तो मैं मनाल बन आप के फिर मनाल बन के मिल अच्छा, लेती हूँ, मिल लेती हैं। बिल्कुल, ताकि उनका तो दिल वो हो जाए ना कि जी मैं मनाल से मिल लिया हूँ, तो अच्छा। हमें इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एमन मनाल कितने अर्से तक तो हाँ। हमारे स्कूल में टीचर्स मनाल और मुझे बुलाती ही ऐसे थी, एमन अच्छा। मनाल कहती थी तो हम दोनों देख लेते थे, अच्छा, मतलब वो दोनों का ही नाम एक साथ लेती थी एक साथ ताकि लेते थे फिर वो कि दोनों जो देख भी के है खुद ही मुड़ेगी बता तो दें। ना, एक तो मुड़ेगी। ये कभी ऐसा फिल्मी वाकया हुआ है कि किसी ने किया हो भरे कोई, और ऐसा कभी हुआ है बचपन में कि सजा इसको मिलनी चाहिए आपको मिल गई हो? नहीं, एक्चुअली जब हम अभी तो हमने इतना नहीं मिलते आपस में हमारी शक्लें, लेकिन जो स्कूल टाइम था ना उसमें मनाल में बहुत सेम था, बिल्कुल। तो हमें ना अलग सीट किया जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे आगे तो मनाल को 2 सीट्स पीछे, कि हम पहचाने जाएं, यू नो, ये दोनों एक साथ होंगी तो कंफ्यूज होंगे। अच्छा। इवन एग्जाम्स में हमारे रोल नंबर्स मनाल का M की वजह से पीछे होता था और मेरा A की वजह से सबसे आगे आगे होता था, तो हम इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं हो सका। वरना फिल्मों में तो दिखाते हैं ना कि करता कोई है और भरता कोई है। वही ना। अच्छा जी, एक सवाल मेरे माइंड में और आया, क्योंकि मुनीब फिटनेस फ्रीक है, शौक है उसको हमेशा से एक्सरसाइज का और अच्छा खाना पीने का। आपको भी, आपकी भी जिम की तस्वीर जो है वो हम लोगों ने देखी है, तो अभी भी आप फिटनेस की तरफ हैं या लाइफ की प्रायोरिटीज क्या चेंजेस आ गए हैं? नहीं, बिल्कुल है। एक्चुअली मुझे लगता है कि फिटनेस सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने दिखना है कैसा, सही इट्स बात। अबाउट योर हेल्थ। Exactly. कि ये तो हमारे वर्जिश करना तो हमारी एक सुन्नत में है कि आपने करना ही करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तो बात है। उसकी वजह से ये सब पे ही आई थिंक सबको थोड़ी वॉक करनी चाहिए, अपने थोड़े काम खुद करने चाहिए। बिल्कुल, और बस अपने आप को थोड़ा हरकत fit में रखना चाहिए। अपने आप को फिट रखें, क्योंकि ऐसा ही होता है कि अगर आप 1-2 दिन ना करें तो फिर आप आप लेजी होते जाते हैं। मुनीम तो मुनीम को देख के होती हूँ यार तुम इतना थक के पूरे दिन काम करके, लेकिन उसने जिम लाजमी जाना है, क्योंकि उसकी जिम, आदत है। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिम जो है अगर आप ना करें तो आपकी बॉडी में दर्द होता है, आपका मूड चेंज हो रहा होता है और उसको वापस बस लेने ये। के लिए चले जाते हैं। और इसके अलावा बताएं, आप बच्ची
के मामले में अमल माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, उसको फ्यूचर में कहाँ देखती, क्या चाहती हैं कि वो फ्यूचर में क्या करे? एक्चुअली अभी हम अमल की थोड़ी सिर्फ तरबियत में अपने आप को मसरूफ रखते हैं। अभी हमने नहीं सोचा कि वो क्या करेगी। वो जब बड़ी होगी, जब तक वो अपने लिए फैसला नहीं कर सकती तब तक हम उसके साथ हैं, बाकी फिर वो जो चाहे वो करे। ऐसा तो नहीं सोचा पहले से कि इसको भी हमने मीडिया में रखना है या डॉक्टर बनाना है? ऐसा तो हमें भी आई थिंक सोचा होगा कि जी आप डॉक्टर बनेंगी, आप पायलट बनेंगे, ऐसा नहीं होता। या तो पेरेंट्स कहते हैं ना कि मैं मतलब मेरा बच्चा डॉक्टर बने, और पेरेंट्स बहुत चेंज हो गए हैं और स्कूलिंग सिस्टम इतना चेंज हो गया है। हर चीज़ इतनी डिफरेंट है। मैं अमल को स्कूल में देखती हूँ कि वो जा रही है और उसकी अलग अलग तरह की क्लासेस हो रही हैं, उसको हर चीज़ सिखाई जा रही है। और अभी उसकी टीचर्स बोलते हैं कि इस चीज़ में ये ज़्यादा एक्टिव है, उसको स्टोरीज पढ़ने का शौक है, बुक रीडिंग का शौक है, तो हम उसको उसी में ही बिजी रखते हैं। ये अच्छा है, वो बच्ची खुद टाइम के साथ बताएगी कि मेरे शौक जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, और शौक और कैरियर अगर एक साथ मिल जाए तो फिर मैं कहता हूँ कि दुनिया में आप छा जाते हैं। वाकई में ऐसा ही है। एमन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाला, आप हमारे शो पे आई हैं यहाँ पे, और मैं चाहूँगी कि आप हमारे आन ऑडियंस को कोई मैसेज तो दे दें खूबसूरत सा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। बातें करके इतनी सारी, और यू नो काफ़ी लोग जानते हैं आपको शोज में देख के सोचते हैं कि जी और आपके बारे में पता चले, लाइक जो भी इस सीट पे बैठा होगा जी। और ऑडियंस के लिए मैसेज है कि ये रमज़ानों का महीना इज़ वेरी ब्लेसिंग है हमारे लिए, जो साल में एक दफ़ा आता है, और कुछ लोगों के लिए अब थोड़ा टफ होता जा रहा है इसको गुजारना। और सबकी हेल्प करें, अपने आसपास लोगों को देखें जिसको ज़रूरत है आपकी और आपकी मोहब्बत की, उनको दीजिए, और किसी से लड़े ना, सब आपस में प्यार बांटें, एंड ये शो देखते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया आपने, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और अब टाइम होता है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, देखते रहें आन रमज़ान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आन रमज़ान। नाज़रीन इकराम, आज हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है, और उनकी इस्लाम के लिए बेहद खिदमात मौजूद हैं, और आपकी सीरत मुबारका के बेशुमार पहलू हैं, और हर पहलू हमें एक ख़ास पैगाम देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए इरशाद फरमाया कि जब लोगों ने इनकार किया तो खदीजा मुझ पर ईमान लाईं, और जब लोगों ने माश से महरूम किया तो खदीजा ने अपने माल से मेरी मदद की, और मेरी औलाद भी खदीजा से हुई। आज हम इन अजीम खातून की सीरत मुबारका के मुख्तलिफ पहलू पे गुफ्तगू करेंगे, और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर मोहतरमा ज़रमीना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान आपको बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक। अच्छा, मेरा सवाल यही है कि जैसा कि आप जानती हैं कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सीरत मुबारका के काफ़ी अनमोल हमारे पास इस तरह के पहलू हैं जिनसे हमें एक गाइडलाइन मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा दीन इस्लाम की रोशनी इस पर डालें और हमारी रहनुमाई फरमाएं, ताकि हम और उनकी ज़िंदगी से कुछ सीख सकें। बहुत शुक्रिया, हमारा बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, और आज हम जिन मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस हस्ती पाक के हवाले से गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, बेसिकली उनको अक़ीदतों का खराज पेश करने की सआदत हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है। यकीनन उनकी शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन जो कि हमारी मालूमात में इजाफ़ा हो, ऑब्वियसली उनकी सीरत व किरदार के को फॉलो करके हम अपनी लाइफ को रोशन कर सकें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके हवाले से ऐसे खूबसूरत तज़किरे हों और अपनी ज़िंदगी को हम संवार सकें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम जब भी हम इस्लामिक हिस्ट्री का मुताला करते हैं तो जो सफ़े अव्वल पे नाम नज़र आता है वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अव्वल ज़ौजा मोहतरमा है, महबूब ज़ौजा हैं, अक़ीदत रखने वाली, मोहब्बत रखने वाली, उनकी इज़्ज़त करने वाली। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से गुफ्तगू करने की जब सआदत हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है तो यकीनन हमें खुद पे भी रश्क होता है कि उनकी शख्सियत के ऐसे खूबसूरत अनमोल पहलू हैं जिनसे हम अपनी शख्सियत को रोशन कर सकते हैं। और जब भी ये सवाल किया जाएगा कि कौन सबसे पहले ईमान लाई, या ये सवाल किया जाएगा कि किसने सबसे पहले अपना माल दीन हक की सरबलंदी के लिए पेश किया, तो यकीनन हम सबके अज़हान के नक्शों पर जो नाम उभरता है वो है उम्मुल मोमिनीन सैयदा
हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप पहली मोमिना हैं, अरब की एक मशहूर और बड़ी रिच फैमिली से आप बिलोंग करती हैं और आप एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस फैमिली से बिलोंग करती है जिनका पेशा तिजारत था। आपके वालिद खुवैलिद और आपकी वालदा हज़रत फ़ातिमा के नाम से मारूफ़ हैं और आप सैयदा, आबिदा, ज़ाहिदा, ताहिरा हैं, यानी बहुत ही पाकीज़ा हैं। और ज़माने जahलियत में भी आपने कभी बुत परस्ती नहीं की, कुफ्र शिर्क के उन पाताल और तारीकियों से ख़ुद को कभी भी आलूदा नहीं होने दिया। और हम सब जानते हैं कि आप चौथी पुश्त से चौथे वास्ते से जो आपका सिलसिला नसब है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जा मिलता है और ये भी आपके लिए एक बड़े ही एजाज़, मकाम और मर्तबे की बात है। फिर आप बहुत ज़्यादा ज़हीन और फ़तीन थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बहुत सी कायदाना सलाहियतों से नवाज रखा था। आप बहुत बुर्दबार थी, बहुत सलीकाशार थी, वफ़ाशार थी, खिदमत दीन के जज्बे से सरशार थी और बेसिकली उस ज़माने की आप एक इंतहाई कुरैश की बावकार खातून और एक बिज़नेस टाइकॉन, बिकॉज़ आपके वालिद चूँकि ताजर थे और उनके बाद आपने उन तमाम उमूर को बहुत खूबी के साथ बिज़नेस के उमूर को संभाला, अपने किरदार की हिफाजत करते हुए, अपनी सीरत की हिफाजत करते हुए, जो यकीनन हमारे लिए एक बेहतरीन गाइडलाइन है। और उनका मकाम और मर्तबा यकीनन इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा बुलंद है कि जब तक आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में रहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और खातून से निकाह नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद उनसे है, यकीनन जो बाद में ज़िंदा रही। और इसी तरीके से एक और एजाज़ का जो मर्तबा है और जो मकाम है वो आपकी शख्सियत से हमें मिलता है कि आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बेटी सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा मोहतरमा। तो समराइज़ किया जाए, उनकी इखलाकियात के हवाले से गुफ्तगू करने की सादत हासिल की जाए या उनके हसब नसब के हवाले से, जिस भी हवाले से, जिस जहत से और पहलू से आप बात करेंगे, यकीनन वो यकता और जगाना नज़र आती हैं और उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब का बाब यकीनन बहुत तवील है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो निस्बत तय हुई थी, इसकी असल वजह या असल सबब जो है वो क्या बनाता है? हालांकि इतनी खसूसियात की मालिक जो खातून हो, उनकी कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आई? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने। जो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एज़ वी नो कि आप बेवा थी और आपने दोबारा किसी से भी निकाह करने का जो इरादा उसको मौखर कर दिया था, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहुत सारे रऊसा ने आपको निकाह की ऑफ़र की, पेशकश की, लेकिन आपने उससे हमेशा इनकार किया। अच्छा। अब आप चूँकि एक तिजारती फैमिली से बिलोंग करती थी, तो जो आपका माल तिजारत है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाया करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में आपकी सदाकत, आपकी अमानतदारी का शोहरा था खूब और सब लोग उसके मुअतरिफ थे। तो आप का जो तिजारती काफिला है हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, वो मुल्क शाम जाने को बिल्कुल तैयार था। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस ज़माने में वो दौर था कि प्रॉफिट तय कर लिया जाता था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब अपना माल भिजवाया तो अपने गुलाम मैसरा को उनके साथ किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोया खिदमत पर मामूर किया कि जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ऐसा करना और उनकी खिदमत करना, उनके कहे के मुताबिक चलना। और जब उनका माल जाता है और उसको कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है, तो इससे आपके दिल में एक तहरीक पैदा होती है। तो बेसिकली एक ये मुहरिक था, फिर जो मज़ीद मुहरिकात हमारे सामने आते हैं कि ड्यूरिंग दैट जर्नी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है और जो उनके इम्तियाज़ात हैं, उनके जो सीरत की पुख्तगी है, उनके जो इखलाक की पुख्तगी है, वो जो मुशाहिदात आप तक पहुँचते हैं ना, उससे भी आप बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम करते हैं जो बोसीदा हो चुका था, लेकिन वो दरख्त सरसब्ज़ो शादाब हो गया। फिर इसी तरीके से आप की नूरे बसीरत ने बेसिकली ये देख लिया था, आपकी बसारत ने इस चीज़ को मुलाहिजा कर लिया था कि आप ख्वाब में देखती हैं कि एक चमकता हुआ जो सूरज है वो मेरे आंगन में उतर आया है। तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाता है कि ये नूरे नबूवत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब रब्बे कायनात हैं, वजह तख्लीक़े कायनात हैं, जाने आलम है, शान आलम है। फिर आप बाला खाने पे खड़ी होती हैं तो आप देखती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हैं और बादलों ने, और एक रिवायत में ये भी आता है कि फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से आप पे साया कर रखा था। तो ये जो महरिकात हैं वो उनकी अकीदत में मज़ीद इजाफा करते हैं। और आप देखें कि उस ज़माने की एक बिज़नेस टाइकॉन, एक बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून जिनको बहुत सारे रऊसा की जानिब से निकाह की पेशकश थी, लेकिन आपने इंतखाब फरमाया हमारे प्यारे नबी मुकर्रम
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अपनी एक दोस्त नफीसा के ज़रिए आपने उनकी मर्ज़ी जानने के लिए उनके घर निकाह का पैगाम भिजवाया, और जब वहाँ से हाँ हुई तो उस ज़माने के अंदर हमारा आप देखें बड़ों की मुशावरत की गई और उन बड़ों की मुशावरत से रिश्ता तय किया गया और फिर आपके निकाह के मामलात पाया तकमील तक पहुँचते हैं। अच्छा, मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो सीरत मुबारक है, तो उनके कुछ पहलू आप हमारे साथ, ख़ासकर हम ख़वातीन को, कौन से उनके पहलू पे हमें समझने की और उनको सीखने की ज़रूरत है ताकि हम उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि वो एक बिज़नेस वूमेन भी थी, तो ज़ाहिर बात है हम भी ख़वातीन हैं, बहुत सी औरतें काम करती हैं, बाहर जाती हैं या जो जाना चाहती हैं, तो ऐसे कौन से पहलू हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, हम सीखें और समझें। काम भी किया है बिल्कुल, लोगों में उनका आना जाना भी होगा, और तो एक ऐसी आइडियल पर्सनैलिटी है, हम ख़वातीन की तो आइडियल है, रोल मॉडल है से मतलब उनका अगर काफिला देखा जाए, जो वो तिजारत का काम करती थी तो सारे मर्द हज़रात संभालते थे। और आजकल के ज़माने में वजाहत में कहना चाहूँगी कि औरतों को, मुझे ऐसा लगता है कुछ जगहों पे मुश्किल होती है काम करने में, क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं होती है औरत की। तो आप थोड़ा हमारी बल्कि रहनुमाई करें इस मामले में। कौन से पॉइंट्स थे जिनकी बेस के ऊपर उन्होंने अपने आप को तिजारत में भी रखा, घर में भी संभाला, तो प्लीज बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने डॉक्टर वजाहत। आप बेसिकली एक मिसाली रफ़ीका हयात हैं जो हम सब ख़वातीन के लिए मशअल राह हैं, हमारी आइडियल हैं, और उनकी सीरत के बहुत सारे पहलू हैं, जैसे उनकी दरिया दिली है, उनकी सखावत है, मोहताजों की मदद है, दूसरों का ख्याल रखना है, अपने घर वालों की खबरगिरी करनी है, उनका अच्छे से ख्याल रखना है, जो हमारे लिए यकीनन एक मोटिवेशन है। तो जैसे उन्होंने घरदारी भी की और उन्होंने बाहर के मामलात को भी अपनी सीरत और किरदार की हिफाजत करते हुए चलाया, वो यकीनन हमारे लिए आज मशअल राह है। और आप मिसाली रफ़ीका हयात हैं, तभी तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बेहद इज़्ज़त किया करते थे, आपसे बेहद मोहब्बत किया करते थे, और यकीनन सबको सुकून मिलता है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में जाकर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून मिलता है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहलू में। कि आप देखें, घर से बाहर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का और मसाइब का, आलाम का सामना था, लेकिन घर के अंदर का माहौल उन्होंने ठंडी मीठी छाँव जैसा बना दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गोया उसको रश्क फिरदौस बना डाला, ऐसा घर जिस पे जन्नत भी रश्क करती है। फिर अपने शोहर को आपने माली फ़िक्रों से आज़ाद किया। आपकी शख्सियत के किस कदर अनमोल पहलू हैं कि अपने शोहर को माली फ़िक्रों से आज़ाद किया, अपना सारा का सारा माल आपने दीन हक़ की सरबलंदी के लिए पेश कर दिया। गोया माल, तिजारत और ये दुनिया का साजो सामान एक तरफ, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन है, मिशन मोहब्बत है, वो एक तरफ। उस दीन इस्लाम के लिए आपने हमेशा सपोर्ट किया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और उनकी शख्सियत के जो खूबसूरत और साफ़ है वो हमारे लिए यूँ भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं कि जैसे कहा जाता है ना कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। जी, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। हम भाई छोटे से ब्रेक पे जाना है हमें, तो जनाब देखते रहिए रमज़ान ट्रांसमिशन विदान। हम छोटे से ब्रेक पे गए और यूँ आए। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो हम बात कर रहे थे वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, बिल्कुल यही बात हो रही थी। तो आज वजूद ज़न को साबित करना होगा, और वो रंग कभी फीका नहीं पड़ता। अगर वो रंग ईमान का हो, ईसार का हो, मोहब्बत का हो, इताअत का हो, ज़ुहद और तकवा का हो, तो वो रंग कभी फीका नहीं पड़ता। इसीलिए उनकी शख्सियत और शख्सियत के वो जो कमालात हैं वो हम सब के लिए मशअल राह हैं। बेशक ऐसे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी, जब हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, तो थोड़ा इस बारे में बताएं कि वो क्या मतलब एक सूरत थी और क्या समा था उसमें। बिल्कुल, मैं ज़रूर इस जानिब आऊँगी कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही उतरी तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शोहर को खूब सपोर्ट किया। एक उस मिशन में, उस तहरीक में अजीम कारकुन की तरह, एक पार्टिसिपेंट की तरह उनका साथ दिया। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ़ लाए तो वो ट्रम्बल कर रहे थे, शिवरिंग उनको स्टार्ट हुई हुई थी, और उन्होंने एक चादर मांगी तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको मॉरल सपोर्ट दी। उनको फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, नादारों की खबरगिरी करने वाले हैं, कमज़ोरों का ख्याल रखने वाले हैं, अल्लाह ताला आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, और मैं आप पर ईमान लाती हूँ। और फिर इसी तरह से जब आप गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते हैं तो आप कभी भी एज अ वाइफ उनसे कंप्लेन नहीं करती कि आप मुझे वक्त क्यों नहीं दे रहे या मुझे ही वक्त दीजिए। उनकी खबरगिरी करती हैं, और उस वक्त उनकी उम्र
तकरीबन 50 से अबव होती है, लेकिन वो आपके लिए खाना लेकर जाती हैं। तभी तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने फरमाया कि ये जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके लिए खाना लेकर आ रही हैं बर्तन में, इनको मेरा और अल्लाह तबारक व तआला का सलाम अर्ज़ कीजिए, सलाम पेश कीजिए और इनको जन्नत में मोतियों के महल की खुशखबरी अता कीजिए, जिसमें ना तो कोई शोर होगा और ना ही उन्हें कोई तकलीफ होगी। अच्छा, आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके विसाल के इस साल को आमुल हज़न का नाम करार दिया है, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हो जाता है और उसके कुछ ही अरसे बाद उनकी जो महबूब ज़ौजा हैं, उनकी प्यारी रफ़ीक़ा हयात हैं, उनको सपोर्ट करने वाली, उनका ख्याल रखने वाली हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी विसाल हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग्रीफ की कंडीशन में थे, एक गम की सूरत में आपकी लाइफ थी, क्योंकि जब हमसे कल्बी वाबस्तगी रखने वाले रिश्ते होते हैं जिनसे हमारा जज्बाती ताल्लुक होता है, ऑब्वियसली उनकी जुदाई दिलों पर गम ज़रूर तारी कर देती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद अज़ां ताइफ का जो मसाइब का भी और अजियतों का भी और तकालीफ का भी सामना करना पड़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके चचा और जो उनकी महबूब ज़ौजा के इंतकाल का ये जो अरसा था, वो जो साल था, उसको आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत, जैसे आपने भी इंट्रो में कोट किया कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमेशा उसका मफ़हूम है कि मुझे सपोर्ट किया, मुझ पर मेरी रिसालत की तस्दीक की, मुझे अपना माल दिया जब लोग मेरे ख़िलाफ़ थे। और आपने फरमाया कि आप बहुत साबिरा खातून हैं और अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी, उनके विसाल का वक्त जब करीब था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप अल्लाह के हुक्म से दुनिया में भी मेरी ज़ौजा हैं और जन्नत में भी मेरी ज़ौजा हैं। इसीलिए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई बाद अज़ां हिजरत के सालों के बाद, तो आप रश्क किया करती थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र इतनी खूबी से, इतनी मोहब्बत से किया करते थे और घर में जब भी गोश्त पकता था तो उनकी सहेलियों को भिजवाया करते थे। गोया इस तरीके से उन्होंने उनके रिश्तों को भी निभाया, इतनी कल्बी वाबस्तगी थी। तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो एक बेहतरीन साथी थी और बेहतरीन साथ उन्होंने दिया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दीन की खिदमत में उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, उन्होंने किस तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया? बिल्कुल, जैसे दीनी खिदमत के हवाले से ऑलरेडी बात हो चुकी है कि उन्होंने अपना माल, अपना तन मन धन जो है वो दीनी हक़ की सरबलंदी के लिए वक्फ कर दिया था। जब उनकी शादी हुई तो सारा माल उन्होंने दीनी हक़ की तरवीज के लिए, शाद के लिए दे दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि माल, तिजारत और ये दुनियावी जो चीज़ें हैं वो एक तरफ, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत एक तरफ, उनके मिशन से मोहब्बत एक तरफ, अल्लाह ताला का तकर्रुब एक तरफ, उसको उन्होंने चूज़ किया और उस पर फिर उन्होंने साबित कदमी भी इख्तियार की। फिर हम देखते हैं कि वो बिल्कुल इस मिसल थी। ऐसे एग्जांपल हमारे सामने आती है जैसे शमा के गिर्द परवाना होता है, बिल्कुल इसी तरीके से दीन की सरबलंदी के लिए उन्होंने काम किया। और फिर शेबे अबी तालिब जब हुआ, सोशल बायकॉट हुआ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विद फैमिली, तो वो 3 साल जिस तरह हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गुजारे, क्योंकि ऑब्वियसली वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, उनका वेल बींग बहुत अच्छा था और बड़ी शाहाना ज़िंदगी जिन्होंने गुजारी हो, लेकिन उन्हें खुश्क दरख्तों के जो खुश्क पत्ते हैं वो खाकर गुजारा किया और कभी भी शिकवा ज़ुबान पर न लाया। तो और उसके अलावा दीनी जो तबलीग है वो किया करती थी, दीनी मसाइल से उनको आगाही थी और वो लोगों तक पहुंचाया करती थी। ये उनकी दीनी खदमात और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें नज़र आता है। अब मेरा सवाल है कि आजकल वो ख़वातीन जो घर से बाहर किसी भी शोबे में काम कर रही हैं या करना चाह रही हैं, तो ज़रा मैसेज दीजिए, थोड़ा बताइए कि किस तरीके से। डेफिनेटली ख़वातीन के लिए एक मैसेज हमारा ये भी है कि जब आपके हालात अच्छे हों, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, तो तब हमारा रवैया, हमारा मिजाज कैसा होना चाहिए। हमें सब्र शुक्र का दामन हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, जो हमें हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत मुबारका से मिल रहा है। और जब हालात थोड़े अच्छे हों तब हमारा मिजाज कैसा होना चाहिए। तो जैसे जन्नत में उन्हें
मोतियों के महल की खुशखबरी दी गई थी, ऐसा ही नसाब और ऐसा ही मोतियों की सी सीरत जो है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, वो हमारे सामने मौजूद है, जिससे यकीनन हम फैज़ हासिल कर सकते हैं। अपनी सीरत और किरदार की हिफाजत करते हुए, इस्लामिक टीचिंग्स का ख्याल रखते हुए हम यकीनन हर शोबे में काम कर सकते हैं और अल्लाह ताला भी यकीनन हमारे लिए राहों को आसान बना देता है। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत होना ज़रूरी है, क्योंकि बेशक करम की बरसात होती रहेगी जब तक उनकी बात होती रहेगी और बना लो दिल में उनका घर महमूद, फिर हम वक्त मुलाकात। सुभान अल्लाह। एक सवाल और मेरे माइंड में है, मौजूदा सूरत हाल जो है आजकल मियाँ बीवी के साथ होते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते हैं, कि कौन सी ऐसी बुनियादी बातें हैं कि अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करें तो हमारे रिश्ते में आपस में मियाँ बीवी में खूबसूरती आए और मोहब्बत भी हमेशा कायम व दायम रहे। जी बिल्कुल, एक तो एक दूसरे की इज़्ज़त करना, रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ इज़्ज़त होती है वहीं मोहब्बत भी होती है। मैं सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये दोनों चीज़ें हमारे माशरे में ख़त्म होती जा रही हैं और कहीं नज़र नहीं आती। हर आदमी जो है वो अपनी अना पे आ जाता है, हर आदमी अपने आप को सही समझने पे साबित कर रहा है, जिसकी वजह से रिश्ते के अंदर दरार आती है। लेकिन अगर आप पुरानी बातों को देखें तो वो अपनी इज्जत नफ्स को एक तरफ रख के मोहब्बत और इन चीज़ों में होते थे, बिल्कुल जैसे कोशिश करते थे। लेकिन आजकल तो ये अलमिया है कि वो कहते हैं कि नहीं मैं ही ठीक। जितना हम सब्र को अपनाते चले जाएंगे, यकीनन हमारी ज़िंदगी उसी कदर रोशन होती चली जाएगी। और मेन रोशनी का जो सामान है, यकीनन जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका है, उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत मुबारका है, उससे हम यकीनन फैज़ ले सकते हैं और उससे अपने ज़ाहिर और बातिन को भी रोशन कर सकते हैं। और यकीनन वो रोशनी और एक नई ताजगी और ज़िंदगी हमारे घरों में, घरों के माहौल में इत्तेफाक, मोहब्बत, यगानियत की सूरत में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका कि वाकई में जिस तरह से आपने आज गुफ्तगू की और आपने रोशनी डाली हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, उनकी सीरत मुबारका पे आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थी मोहतरमा ज़रमीना साहिबा, और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। और बाकी में हमें ज़रूरत है, जो हम ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं, कि उनके इतने बेशुमार, अगर हम सीरत मुबारका के बेशुमार ऐसे पहलू हैं, अगर हम उनको देखें तो उनमें कहीं ना कहीं पैगाम हमारे लिए मौजूद है। और अगर हम उसको अपनाने की कोशिश करें, उस मालूमात पे हम अमल करने की कोशिश करें, तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। चाहे अगर हम किसी भी शोबे में हों, काम कर रहे हो, या अगर हम घर में अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतरीन करना चाहते हैं, तो ये अजीम हस्तियाँ मौजूद हैं। बस हमने इनकी मालूमात पे अमल करना है और सीखना है हमने। और यही दुआ मैं करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें ये हिदायत और तौफीक अता फरमाए कि हम इसको समझें और इस पे बेहतर तरीके से अमल करें। उम्मीद करती हूँ आपको सब ये बातें समझ आ रही होंगी और आपके भी इल्म में इजाफ़ा कर रही होंगी। और इसके साथ ही अब इजाज़त लेने का टाइम आ गया है। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।